तो दोस्तों हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने होता है और यहाँ पे गारो सोचता है कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। क्या ये कोई वार्निंग साइन है? शायद इसको हराना सच में बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए। तो ये टारियो के आगे आ जाता है और बोलता है कि कुछ बोलना मत, धीरे धीरे जाओ और भागना मत। उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों चलते चलते उससे दूर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि वो पीछा नहीं कर रहा। और गारो कहता है कि अगर हम शांति से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इससे बच सकते हैं। इतनी दूरी पे तो हम उससे सेफ ही है। इतने आगे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के टारियो डर जाता है। वो मॉन्स्टर अटैक करता है और गारो टारियो को बचा लेता है। इसके बाद आगे से यूनिहॉर्न भी इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो फिर से बच जाता है और टारियो को पीछे फेंक के वो यूनिहॉर्न का हॉर्न पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर उबलता हुआ पानी गिरता है जिससे बच के वो पीछे कूद जाता है। तो वो देखता है कि सामने शावर हेड खड़ा हुआ है और वो भी एक मॉन्स्टर है। तो सुपर माउस कहता है कि ये तुम ही हो, तो तुम इंसानों के साथ काम करना चाहते हो। तो शावर हेड कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्योरो ग्योरो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए था। सुपर माउस कहता है कि हीरो एसोसिएशन से लड़ने से पहले ये लड़ाई हमारा परफेक्ट वार्म अप होगा। और यहाँ पे यूनिहॉर्न बोलता है और उसके बाद हमला करता है और कहता है कि मेरा हॉर्न दुनिया का हार्डेस्ट हॉर्न है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। शावर हेड भी कहता है कि मैं अपने शरीर में मौजूद पानी को किसी भी सब्सटेंस में बदल सकता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए, चिपकने वाला सोल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? वो मैं तुम्हारे ऊपर छिड़काऊंगा। यहाँ पे सुपर माउस अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे एक लैब के अंदर उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन वो उन सबसे बच गया और उसके पास ये सुपर इंटेलिजेंस और मेगा मसल्स आ गई। और तो और अगर इसको कहीं चोट भी लगती है तो भी ये आराम से हील हो जाता है और यहाँ तक कि रीजनरेट भी हो जाता है। इधर से फिर से यूनिहॉर्न आता है घूमते हुए, लेकिन गारो उसे लात मार के दीवार पे फेंक देता है। और दूसरी ओर से यहाँ पे शावर हेड भी हमला करता है, लेकिन गारो शावर हेड को भी हरा देता है। और जब सुपर माउस गारो पे हमला करता है तो गारो उसे भी हरा देता है और इन सब की बैंड बज जाती है। और टारियो भी कहता है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, लेकिन सुपर माउस तो फिर से हील हो जाता है और यहाँ पे शावर हेड भी खड़ा हो जाता है। तो शावर हेड उठता है और बोलता है कि तुम काफी टफ हो। तो गारो कहता है हाँ, क्योंकि मैं काफी दुश्मनों से लड़ चुका हूँ। तो शावर हेड कहते हैं लेकिन हम सभी डीमन लेवल के हैं। तो गारो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बेकार की चीजें हैं। तो सुपर माउस कहता है कि ग्योरो ग्योरो ने हम सबको ये थ्रेट लेवल्स दिए हैं, वो हमारी ताकत को आसानी से परख सकता है, तो हम सच में कमाल के हैं। तो गारो कहता है इस हिसाब से तो मुझे लेवल ड्रैगन का होना चाहिए। तो यहाँ पे सुपर माउस कहता है कि नहीं, तुम ड्रैगन लेवल के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर्स के लिए है और तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम जीत चुके हो? ऐसा मत सोचो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनिहॉर्न एक अलग ही टाइप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसे सुपर माउस ने पकड़ लिया होता है और कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक शीश कबाब आ रहा है। अब जैसे ही सुपर माउस वो गारो की तरफ फेंकता है, पीछे से शावर हेड भी अपनी वाटर फोर्स से उसकी स्पीड और बढ़ा देता है। और जब वो गारो की तरफ आ रहा होता है तो गारो को स्टिंगर की याद आती है, जिस हीरो से वो पहले लड़ा था, और वो आसानी से उससे बच जाता है और कहता है मैंने तो इसको आराम से आते हुए देख लिया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पीछे से हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे टारियो भी डर जाता है और ये देखते हैं कि यूनिहॉर्न का हॉर्न टूट चुका होता है। और गारो कहता है कि शायद उसने बोला था कि ये हार्डेस्ट हॉर्न है। तो सुपर माउस कहता है पोची। तो शावर हेड भी कहता है कि तुमने एक लीडर को परेशान किया है। तो गारो कहता है कि लीडर, ये तो बस एक कुत्ता है ना। तो ये कहते हैं कि हमारी रैंक हमारी तबाही बचाने की क्षमता से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओवरग्रोन पोची, जिसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन, और वो अपने मुंह से एक आग का गोला बनाने लग जाता है। गारो सोचते हैं कि ये करने क्या वाला है और इसे देख के ये सब डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। शावर हेड अपने वाटर फोर्स से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सुपर माउस भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से रीजनरेट हो सकता है, लेकिन गारो इन सबसे तेज आगे चला जाता है। अब यहाँ पे साइटामा कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो महसूस करता है कि अर्थक्वेक आया है। तो वो देखता है कि एपिसेंटर कहाँ है और जब वो टीवी चलाता है तो टीवी में भी सब कुछ गड़बड़ हो रखा होता है और कनेक्शन नहीं आ रहे होते। तो कहता है इसे तो जेनोस फिक्स कर देगा, या फिर शायद मैं कुसेनो से बोल दूंगा। इसको पढ़ने के बाद मैं बाहर देखने जाऊंगा कि चल क्या रहा है। तो वो फिर से पढ़ने लग जाता है और यहाँ भी दिखाया जाता है कि पोची ने पूरी जगह की तबाही मचा दी होती है और गारो भी किसी तरह टारियो को बचा लेता है और कहता है तो इतने ताकतवर होते हैं लीडर्स, यही ड्रैगन लेवल का है। तो गारो कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम तो जाओ, अब तुम्हें जाना होगा। तो टारियो कहता है कि मैं अकेले बच भी नहीं पाऊंगा। तो गारो कहते हैं तुम्हारी वजह से ही मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, अब मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई ना, तो अब बाकी काम खुद करो, भागो यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से टारियो भागना शुरू करता है तो वो पोची उसे देख लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही गारो उसका ध्यान खींचने के लिए उसके पैर पे आके मारने लग जाता है और कहता है क्या हुआ, चोट लगी? तो गारो देखता है कि वो पोची उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और इस बार गारो काफी ज्यादा पास होता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा। वो कहता है कि मैं तो
मॉन्स्टर जैसे हीरो से लड़ना चाहता था, ना कि असली मॉन्स्टर से। अब शायद मैं नहीं बच सकता और ये सारी गलती उस बदसूरत बच्चे की है। अभी तक तो मैंने अपना गोल भी पूरा नहीं किया और मैं कोला पीना चाहता हूँ, लेकिन यहीं पे मेरा अंत होता है। तो पोची इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को 10 से 20 फ्लोर नीचे तक पहुंचा देता है। लेकिन जब पोची वहां पे आके देखता है तो गारो अभी भी खड़ा होता है। पोची उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन गारो बचने की कोशिश करता है। तो पोची भी उस पूरी जगह पे गोल गोल घूम के अटैक करने लग जाता है और वहां पे पूरी तबाही मचा देता है, जिससे कि गारो बिल्कुल जिंदा ही ना बचे। लेकिन फिर भी गारो जिंदा बच जाता है और वहां पे ऊपर लटका होता है और पोची फिर से उसे देख लेता है। लेकिन गारो ऊपर से नीचे कूदता है और पोची पे पंच करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैंने पूरी जान से मुक्का मारा था, तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। और पोची गारो को उठा के दीवार पे मारता है, फिर जमीन पे पटकता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से उसको 20 से 25 फ्लोर नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे दोबारा साइटामा को वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे गारो मलबे के नीचे दब चुका होता है और कहता है मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन मैं हिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो बोलता है, देखो कौन आया है, तो तुम ही हो घुसपैठिए, है ना। मैं तो सच में इम्प्रेस हो गया हूँ, जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही निकले। अभी तक तुम मरे नहीं और इससे ज्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से उस सारे मलबे को हटा देता है और गारो समझ जाता है कि ये टेलीकाइनेटिक है, जो उसने इतनी दूर से ही इस मलबे को हटा दिया। अब गारो को ग्योरो ग्योरो पे ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ग्योरो ग्योरो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे हिलने भी नहीं देता और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करो, तुम नहीं हिल सकते। ग्योरो ग्योरो सोचते हैं कि इतने समय में ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गारो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द छोड़ दो वरना। और फिर ग्योरो ग्योरो कहता है कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ग्योरो ग्योरो भी लेवल ड्रैगन का है। साइटामा ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाता है और पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलता है। वही दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अभी भी तुम आधे मॉन्स्टर हो। हालांकि ये काफी कमाल की बात है कि तुम पोची के हीट ब्लास्ट से भी बच गए, तो मैं तुम्हारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। तो गारो पूछता है क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे या फिर तुम मुझे साइको काइनेसिस सिखाओगे। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है नहीं, साइकिक और मार्शल आर्ट्स की बजाय मैं तुम्हें मॉन्स्टराइजेशन का सीक्रेट बताऊंगा और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ा दूंगा। तुम एक इंसान हो और तुम्हें मौत से बार बार बचना होगा, जिससे कि तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा को नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है और इससे मौत भी हो सकती है। भले ही जो लोग मौत से बच जाते हैं वो लोग दिमाग से पैदल हो जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो तुम्हें नर्क जैसी कंडीशन में रखा जाएगा तुम्हारे लेवल के हिसाब से। तो गारो पूछता है ऐसा लगता है तुमने ऐसा कुछ बार किया है। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कुछ बार नहीं, अनगिनत बार किया है, इंसानों और मॉन्स्टर दोनों पे। इस वजह से मॉन्स्टराइजेशन और भी ज्यादा आसान हो चुकी, लेकिन जो भी बदलाव उनके अंदर होते हैं वो उनके ओरिजिनल टैलेंट से आगे नहीं बढ़ पाते। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि उनकी लिमिट्स को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए मैंने कई चीजें ट्राई की, जैसे कि कैनिबलिज्म, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेल इम्प्लांटेशन, ब्रीडिंग और यहाँ तक कि दर्द और स्ट्रेस अप्लाई करके भी मैंने उनका गुस्सा और नफरत काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। और जो भी मैं सोच सकता था वो मैंने ट्राई किया। और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंसान मौत के इतना करीब आ जाता है और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, उसी समय उसकी ग्रोथ होती है। कई लोग ऐसे मौत के पास आए, लेकिन वो ड्रैगन लेवल के पास पहुंचने से पहले ही मारे गए और उन लाशों के ढेर में जमा हो गए। लेकिन उसके बाद मेरे को अपनी पहली सक्सेस मिली, जो कि था मॉन्स्टर किंग ओरोची। लेकिन गारो तुम उससे भी ज्यादा काबिल हो, क्योंकि तुमने किंग रिपर के अटैक को भी सरवाइव कर लिया, जिससे कि अब तुम नई ऊंचाइयों पे हो और तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो इसलिए अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो हो सकता है कि तुम लॉर्ड ओरोची जैसे या फिर उससे भी ज्यादा बेस्ट बन जाओ। तो इसलिए चलो हाथ मिला लेते हैं और हम साथ मिलके इस दुनिया से हीरोज का नामो निशान मिटा देंगे और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। तो गारो बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। तो ग्योरो बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मना करने का हक खो चुके हो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो बस दूर से खड़े होकर देखते हैं। मैं उन्हें घसीट के नीचे लाना चाहता हूँ। और तुम्हारे अंदर किस बात का एटीट्यूड है? वो बंदा जो कि हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मेरे सामने टॉर्नेडो और ब्लिजर्ड जैसी बहनें भी नहीं टिक सकती। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गारो यहाँ पे अपना पैर घसीटने लग जाता है और अपना हाथ भी ऊपर कर लेता है और कहता है कि धीरे धीरे मेरे को इसकी आदत पड़ रही है। ग्योरो हैरान हो जाता है और पूछते हैं तुम हिल कैसे पा रहे हो? तो गारो बोलता है मुझे नहीं पता और वो मेटल बैट का सीन याद करता है। तो कहता है कि जस्ट
शायद मैं पंप अप हो गया हूँ। तो यहाँ पे ग्योरो सोचता है कि जिस हिसाब से सिचुएशन में ढल जाता है वो तो कमाल है, तो इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो ग्योरो कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने दर्द से ट्रेन करता हूँ, और वो गारो पे हमला करता रहता है और साथ ही साथ उस पूरे मलबे का इस्तेमाल करता है जो कि उसने उसके ऊपर से ही उठाया था। लेकिन फिर भी गारो अपने पंचेस से उन सभी चट्टानों को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है, और तुम अपने आप को मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हो। तुम एक बार में एक ही चीज कर सकते हो। तो जब तुम मेरे ऊपर ही चट्टान फेंक रहे थे तब मैं आजाद हो गया और आखिरी समय पे ही बच गया, तो तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। तुम्हारी साइकिक पावर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं डराती। तो यहाँ पे गारो ऊपर जाके एक चट्टान पे बैठ जाता है और वो कहता है कि सबसे आम मॉन्स्टर यहाँ पे तुम ही हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे जैसे अद्भुत इंसान को कैसे ट्रेन किया जाए। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे नीचे गिरा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी। तो अब समय आ गया है मारने का। तो ग्योरो बोलते हैं कि अब तुम मुझे थकाओ मत, वैसे भी हीरोज आने वाले हैं और मुझे अपनी ताकत बचा के रखनी है। तो लॉर्ड ओरोची, क्या तुम इसे संभालोगे? तो यहाँ पे गारो चौंक जाता है और नीचे से पूरी जमीन टूट जाती है और लॉर्ड ओरोची अपने हाथों से गारो को पकड़ लेता है। ग्योरो बोलता है गुड लक और उसे बाय बाय कर देता है। ग्योरो यहाँ पे चुटकी बजाता है और वैसे ही वो पूरी जगह एक्सपैंड होने लग जाती है और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची ने गारो को पकड़ लिया होता है। ग्योरो बोलते हैं कि लॉर्ड ओरोची, मुझे इसकी जरूरत है, तो इसे मारना मत। तो यहाँ पे वो गारो को छोड़ देता है, गारो नीचे गिरता है और जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची गारो के सामने कितना ज्यादा बड़ा है। अब लॉर्ड ओरोची के काफी सारे हॉर्न्स होते हैं, उनमें से एक से वो गारो के ऊपर अटैक करता है। गारो से बचने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा देर बच नहीं पाता और वो हॉर्न उसके पेट पे रखता है। ग्योरो बताता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद लॉर्ड ओरोची के पास सबसे पहले उसके हॉर्न्स ही आए थे। ये भारी है और फ्लेक्सिबल भी है, साथ ही साथ फुर्तीले भी है। वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और ये कितने भी लंबे हो सकते हैं, तो वो काफी ताकतवर है। तो यहाँ पे गारो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे अंदर अब काफी छेद हो चुके हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने सारे हॉर्न से गारो के ऊपर हमला करता है और ये गारो भी पूरी कोशिश करता है उसके हॉर्न से बचने की। जब इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तब बाकी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि लॉर्ड ओरोची खुद लड़ाई कर रहा है, वो भी एक घुसपैठिए के साथ। तभी वहां पे गारो आ जाता है और वो सब मॉन्स्टर्स गारो को देखते हैं, लेकिन लॉर्ड ओरोची अपने हॉर्न से उन मॉन्स्टर्स को ही मार देता है। गारो वहां से भागना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। लॉर्ड ओरोची यहाँ पे धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन गारो और भी ज्यादा तेज होता जाता है और आगे गारो कहता है कि अगर मुझे इससे जीतना है तो बचने बचाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। तो वैसे ही वो उसके हॉर्न पे चढ़ के उसके फेस पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि अगर मैं उसके पास आ जाऊंगा तो मुझे उसके नाजुक हिस्से के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पास आना और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची अपना मुंह 5 गुना ज्यादा खोल लेता है। इससे गारो उसी समय अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और दूसरी ओर चला जाता है और नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची के हाथों और पैरों पे ड्रैगन जैसे क्रीचर्स होते हैं और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। गारो से देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि पहले एक डॉग मॉन्स्टर था और अब ये क्या है, कीड़ों का बॉस। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो ओची के पास हीट ब्लास्ट वाली ताकत थी, वैसे ही लॉर्ड ओरोची के पास भी हीट ब्लास्ट की ताकत है। इसे देखते ही गारो चौकन्ना होता है और बच नहीं पाता। चारों ओर से उसके ऊपर हीट ब्लास्ट पड़ रही होती है। ग्योरो तो अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो गारो को देखता है तो गारो अभी भी खड़ा होता है। ग्योरो को समझ आ जाता है कि ये अब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। लॉर्ड ओरोची रुकता नहीं है, वो हीट ब्लास्ट करता रहता है और पूरी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। इवन वो उस पूरी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद भी जब लॉर्ड ओरोची हमला कर रहा होता है, वो अपना पंच तैयार करता है और गारो के डायरेक्शन में मारता है, वो भी फुल फोर्स से। और वैसे ही वहां पे शॉक वेव आती है क्योंकि गारो लॉर्ड ओरोची का पंच रोक लेता है और वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन लॉर्ड ओरोची काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो और ज्यादा फोर्स लगा के गारो को दीवार पे फेंक देता है। ग्योरो कहता है कि लॉर्ड ओरोची एक काफी कमाल का जीव है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, तो हार मान जाओ। तो यहाँ पे फिर से गारो मलबे के नीचे होता है, लेकिन वो उठ जाता है और वो कहता है मुझे हंसाओ मत, मैं वैसे काफी अद्भुत हूँ। तो ये एक ही तरह के अटैक मुझ पे 2 बार काम नहीं करेंगे और अब देखो कैसे मैं ये लड़ाई पलट देता हूँ। मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मॉन्स्टर किंग बनने के लिए ये ठीक नहीं है। इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा कि डर क्या होता है। ओरोची भले बड़ा है, लेकिन मेरे पास टेक्निक है। और यहाँ पे गारो रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे डरने का समय आ चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची भी बिल्कुल गारो जैसी पोजीशन में आ जाता है और गारो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो मेरा स्टाइल ही कॉपी कर लिया। तो ग्योरो बोलते तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अद्भुत हो? लॉर्ड ओरोची कोई भी मूव सिर्फ एक बार देख के ही सीख सकता है और तुम्हें पता है तुमने लॉर्ड ओरोची को एक और अपग्रेड दे दिया है। तो लॉर्ड ओरोची बोलता है ठीक है,
मैं तुम्हें डराऊंगा। तो गारो कहता है तुमने एक बार भी मेरे मार्शल आर्ट्स के स्टाइल को कॉपी कर लिया, इस हिसाब से मेरे लिए तो तुमने ये काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। अब तुम्हें पछतावा होगा। और वो फुल फोर्स से लॉर्ड ओरोची की तरफ जाता है और लॉर्ड ओरोची के सारे ड्रैगन्स गारो के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे गारो हार जाता है और फिर से वो दीवार पे जाके ठुकता है। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो बोलता है कि तुम हीरोज को हराते हो और मॉन्स्टर्स का साथ देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे अंदर का जो अच्छा इंसान है वो तुम्हें कोई काम करने ही नहीं दे रहा। तो शायद मुझे थोड़ा समय लगेगा तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। और वैसे भी अपने पास ऐसे सीक्रेट वेपन्स तो होने ही चाहिए जैसे कि हीरो एसोसिएशन के पास होंगे, क्लास इससे भी ऊपर। तो यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और कितनी कमाल की बात है ना कि जैसे ही ग्योरो ग्योरो ने बात की कि क्लास इससे भी ज्यादा ताकतवर हीरोज है और हमें साइटामा को दिखाया जाता है, तो साइटामा को गटर के ढक्कन के पास से आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ, मैंने नीचे से ही कुछ आवाज आती सुनी थी, लेकिन अब तो ये सब कुछ शांत हो गया। तो वो उठा के देखता है और यहाँ पे हमें एक बोनस मांगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक मांगा पढ़ रहा होता है और वो कहता है ये तो खत्म हो गई, आगे क्या होगा। मुझे काफी अच्छा लगता है कि कैसे वो हीरो के दोस्त उसे बचाने के लिए आए। और यहाँ पे फिर एक इमोशनल पार्ट भी था जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पे ले गए और वो कमाल की ट्रेनिंग जिससे कि वो अपने किलर मूव को प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन मैं तो सिर्फ मसल ट्रेनिंग करता हूँ, क्या मेरे पास कोई स्पेशल मूव है? और यहाँ पे फिर से वाइब्रेशन होने लग जाती है। तो साइटामा कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मांगा में पढ़ा था, काश मेरे पास भी वैसी ही सुपर पावर्स होती। तो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स खड़े होके साइटामा को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो घोस्ट टाउन में इसलिए आए क्योंकि हमने अफवाहें सुनी थी, लेकिन यहाँ तो अभी भी इंसान रह रहे हैं और मुझे लग रहा था हम काफी लेट हो चुके हैं। तो साइटामा सोचता है कि किलर मूव्स तो दुश्मनों के लिए होते हैं और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक ही पंच में सबको हरा देता हूँ। असलियत में इतना ताकतवर तो कोई नहीं होता जो कि पूरी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हो। फाइनल बॉसेस तो नहीं होते। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये क्या पढ़ रहा है मैप, और ये है क्या, एक हीरो की कॉस्ट्यूम। तो एक मॉन्स्टर बोलता है कि वो बस नाटक कर रहा है कि उसने हमें नहीं सुना, बल्कि असलियत में वो डर चुका है। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि इंसाफ के लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन माफ करना, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो साइटामा कहते हैं मॉन्स्टर्स तो कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेट डीमन किंग कैरेक्टर है। तो ये मॉन्स्टर्स कहते हैं ये तो हमें इग्नोर कर रहा है, कम से कम हमें अपना परिचय तो देने दो। हम अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव टेम्पेस्ट ब्रदर्स हैं और हम अपने कस्बे में काफी ज्यादा फेमस है और हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो साइटामा कहता है ओह मुझे माफ करना, और वो उनको इग्नोर करके वहां से जाने लग जाता है। तो वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं रुको, तुम इतने खतरे में हो तो तुम्हारे पसीने क्यों नहीं छूट रहे, पूरी दुनिया खतरे में है, तुम असलियत में नहीं जीते क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग बंद पड़ गया है, या फिर ऐसे ही कुछ। तो साइटामा देखता है और कहता है मॉन्स्टर्स, लेकिन तुम मांगा वाले मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हो, तुम बोरिंग हो, समझ रहे हो, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो मॉन्स्टर कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? तो कहते हैं देखो इस मांगा में ऐसे दिखो एकदम सुपर टफ जैसे कि इस मांगा में है। तो वो जिस मॉन्स्टर को दिखा रहा होता है उस मांगा में वही मॉन्स्टर उसके सामने भी खड़ा होता है। उसे देख के साइटामा उसे एक ही पंच में मार देता है और बाकी दो मॉन्स्टर डर के मारे अपने टफ में वापस भाग जाते हैं। तो साइटामा कहता है मुझे पता था, देखा। चाइल्ड एम्परर बताता है शोजी पीपर जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी मदद से उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढ निकाला है और उसे पता चला है कि उधर तकरीबन 500 मॉन्स्टर्स हैं। इसका मतलब ये है हर एक हीरो को 60 मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स की जो लीडरशिप है वो परेशानी हो सकती है, जैसे कि सेंटिचोरो जो उस दिन आया था। हमें पता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ था, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ऐसे और भी हो सकते हैं जिनका थ्रेट लेवल डीमन, ड्रैगन या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं तो हेडक्वार्टर्स में था इसलिए मैं एक ही पैरासाइट से लड़ा हूँ, और तुम लोग जिस मॉन्स्टर से लड़े थे तुम्हें क्या लगता है क्या वो ताकतवर है? तो पूरी प्रिजनर बोलता है कि मिक्स टाइप थे, ज्यादातर को हराना आसान था लेकिन उनमें से कुछ काफी टफ थे, लेकिन अब मुझे दर्द सहना आ चुका है इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या ये सच है कि उन्होंने ड्राइव नाइट को मार दिया है? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है मुझे नहीं पता, उसे ही सबसे पहले सिटी जेड में मौजूद मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट के बारे में पता चला था, इसलिए वो खुद ही चला गया और तब से हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि मैंने आज तक उसका असली चेहरा भी नहीं देखा और अब वो जा चुका है। तो डार्कशाइन बोलता है कि उसकी तो साइबरनेटिक बॉडी है ना, तो हो सकता है वो सिर्फ खराब हुआ हो सकता है वो बचाए जाने का इंतजार कर रहा हो। तो पिग गॉड बोलता है हो सकता है। ज़ोम्बियन बोलता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा वरना मॉन्स्टर उसकी तरह हमें भी हरा देंगे, लेकिन टॉर्नेडो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे हरा पाएंगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है वो बिना हिचकिचाए हम पे हमला करेंगे, इसलिए अगर वो बातचीत करने के लिए कहेंगे भी तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। चाइल्ड एम्परर बोलता है बिल्कुल सही, अगर हमने थोड़ी सी बताया दिखाई तो इसका मतलब हम मारे जाएंगे। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ आदमियों को अपने पास पकड़ के रखा है, मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ क्रिमिनल मॉन्स्टर्स दिखे तो वो मेरे हैं। तो एटॉमिक समुराई बताते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन चुका है
और मुझे उसे मारना होगा। तो जो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं उन्हें बचाने का कोई तरीका है? तो पूरी पूरी प्रिजनर कहते हैं मेरे ख्याल से उसको अगर मैं एक एंजल हक दूंगा और एक गहरी किस दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो एटॉमिक समुराई कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पूछा, आगे बोलो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची और उसका स्ट्रेटेजिस्ट क्योरो इन दोनों का ही थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ज़ॉम्बी में बोलते हैं क्योंकि वो इतने ताकतवर है इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी कर ली है, जिनसे मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि आखिरी बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुम बचे कुछ कचरे को साफ कर देना, शुक्रिया। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तो टॉर्नेडो पूछती है तुम बॉस से लड़ना चाहते हो? मैं तो तुम सब कमजोरों के लिए ही ये कर रही हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कोई इसको चुप कराओ वरना यहाँ मिलने का मतलब क्या है। तो चाइल्ड एम्परर इनको चुप कराने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि इसलिए मैं क्लासेस की मीटिंग में नहीं जाता, हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, तो हम उस बच्चे को बचाएंगे और साथ ही साथ ऐसा बोनस मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देंगे। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं तो टॉर्नेडो इस बात को भूलना मत, कहीं तुम जोश जोश में पूरे शहर को ही उड़ा दो। चाइल्ड एम्परर बताता है कि मेरे सर्वे में अभी भी बॉस की लोकेशन के बारे में नहीं पता चला है, लेकिन उनका हाइड आउट बहुत ज्यादा गहरा है और चौड़ा है, तो इसलिए मॉन्स्टर से बचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो डार्कशाइन भी बोलता है तो इसलिए अगर हम मॉन्स्टर से मिलेंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। फ्लैशी फ्लैश बोलता है अगर हमें बॉस की और हॉस्टेज की लोकेशन पता होती तो कम से कम लोग मारे जाते। तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे हीरोज के इकट्ठा होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? और मेरे ख्याल से जो तुम्हें साइकिक पावर्स मिली है उसके बदले तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ और शायद मेंटल ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो ये सुन के टॉर्नेडो को गुस्सा आता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर इनको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और वो होता है अमाई मास्क। वो कहता है मैंने देखा कि रेडी रूम में कोई नहीं था, मैं टीम में हूँ, तो तुमने मेरे बिना मीटिंग क्यों रखी? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि नहीं, हमने तुम्हें टीम से बाहर नहीं निकाला है, हम सभी क्लासेस हीरोज बस लड़ाई से पहले मिलना चाहते थे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो अमाई मास्क पूछता है सिर्फ क्लासेस क्यों, टीम में मेरे जैसे और भी हीरोज हैं। तो चाइल्ड एम्परर मन में बोलता है कि बाकी सारी हीरोज तो सरफेस बैकअप में हैं और मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए मैं उसको लास्ट मोमेंट पे बताने वाला था। तो अब मैं इसको ये बात कैसे बताऊं जिससे इसको बुरा ना लगे? तो यहाँ पे टॉर्नेडो बीच में टांग अड़ा देती है और बोलती है तुम पूछ रहे क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब तुमसे नफरत करते हैं। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है नहीं, ये सच नहीं है टॉर्नेडो, इस बात को और मत बिगाड़ो। तो अमाई मास्क बोलता है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करूं, तो बताओ। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि हमारे पास दो टीम्स है, एक अटैक टीम है जो कि अंडरग्राउंड में जाएगी और एक सपोर्ट टीम है जो कि जमीन के ऊपर रहेगी। अमाई मास्क, हमें तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सपोर्ट टीम के कमांडर बनो। एटॉमिक समुराई बोलता है और उसी समय हम अंडरग्राउंड जाएंगे और उसके बाद तुम वहां की साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपने डिसाइपल्स को भी साथ लेके जाऊंगा। और यहाँ पे पिग गॉड 24 और पिज्जास का ऑर्डर देता है। तो डार्कशाइन बोलता है कि लड़ाई से पहले इतना खाओगे ये तो बुरा है, तुम्हें सिर्फ प्रोटीन लेना चाहिए। अमाई मास्क बोलता है नहीं, तुम सब काफी नहीं रहोगे, मैं भी चलूंगा। तो चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मुझे लग ही रहा था ये ऐसा बोलेगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस लड़ाई के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है, तो अब तुम टीम में नहीं हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क टॉर्नेडो को इग्नोर कर देता है और वह कहता है कि चाइल्ड एम्परर तुम्हें समझ आ रहा है ना, अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है। तो टॉर्नेडो बोलती है कि क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो? तो अमाई मास्क कंटिन्यू करता है और बोलता है तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है तो तुम सबको मेरे कमांड में काम करना चाहिए। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है सच में तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अंडर काम करें? अब और ज्यादा जोक मत सुनाओ, जोक के नाम पे तुम्हारा नाम ही काफी है। मुझे पता है तुम्हें फेमस होना है, लेकिन एक बार चाइल्ड एम्परर की बातों पे ध्यान दो, हम कई मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते। और यहाँ पे पीछे टॉर्नेडो अलग अलग कमेंट्स कर रही होती है, जैसे कि तुम ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे और वहाँ पे परफ्यूम डाल के मत आना। तो अमाई मास्क बोलते हैं ज़ॉम्बी मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो, कितना अजीब है, मेरे ख्याल से तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते क्या बोला तुमने? तो अमाई मास्क बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्लासेस के लिए अच्छे स्किल्स है, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें और कुछ नहीं पता, क्या सच में हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं? तो डार्कशाइन बोलता है कि अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ो मत, तुम दोनों ही हीरो हो। तो टॉर्नेडो बोलती है हाँ तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठ के गाने गा सकते हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क बोलते हैं कि तुम भले क्लास एस हीरोज हो, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और एसोसिएशन का नाम बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा लगता भी नहीं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो। और वहाँ पे दूसरी ओर पिग गॉड 5 लीटर कोला का भी ऑर्डर दे देता है और अमाई मास्क बोलता है जितनी ताकत तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। तो टॉर्नेडो कहती है तुम भी कौन सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, तुम भी तो एक आइडल हो और ये कितना अजीब है जबकि तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो, तुम्हें पता है ये बात? तो डार्कशाइन बोलता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने उसको गुस्से दिलाया तो मीडिया हमारी ऐसी तैसी कर देगी। तो अमाई मास्क बोलते हैं तुम हीरोज इसलिए बने क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा चाहती थी, वरना तुम सब बस कुछ खतरनाक सरफिरे लोग हो, लेकिन मैं तुम सबके टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे ऑर्डर मानो। तो पूरी प्रिजनर कहता है कि ये काफी फोर्सफुल है,
इसका गुलाम बनना इतना भी बुरा नहीं होगा, कितना कमाल है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है तो अपनी बात मनवा के दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यहाँ पे अमाई मास को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता। तो एटॉमिक समुराई फ्लैशी फ्लैश को रोकता है और कहता है कोई मजाक नहीं चल रहा, चुप हो जाओ। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है ये तो उस पर निर्भर करता है अगर वो इस ऑपरेशन में टांग अड़ाना चाहता है तो तभी वहाँ पे किंग आ जाता है। और भाई साहब किंग की क्या एंट्री होती है, मतलब ऐसा लगता है कि इससे पावरफुल इंसान है नहीं कोई। तो अमाई मास भी बोलते हैं किंग तुम सही समय पे आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो और ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है और तुम में से बदबू क्यों आ रही है। तो किंग बोलता है कि मैं जस्ट अभी घर आया था इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला कपड़े बदलने का, इसका दाग नहीं जाएगा। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुम कहाँ थे। अमाई मास पूछता है ये तुम्हें हुआ क्या। तो किंग सोचता है ये सब इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को तो ये बंदा कभी पसंद ही नहीं था। तो वो बोलता है कि समझाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिटी जेड में था और फिर हमने हॉटपॉट खाया और फिर बीच में ही वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बोलता है कि उसने पूरी रात दुश्मनों के पास ही बिताई है और वो भी अकेले, और जब इसके कपड़ों पे आगे की साइड ही खून लगा हुआ है। अब क्योंकि वो इतने सारे दुश्मन से लड़ा इस वजह से वो थक चुका है और जैसे ही वो घर आया था वैसे ही हम उसको यहाँ पे लेके आ गए। तो किंग मन में सोचता है कि हमेशा इनको गलतफहमी की क्यों होती है। तो यहाँ पे अमाई मास चौंक जाता है, वो कहता है अकेले, वो भी बिना आराम के। तो ये सभी चौंक जाते हैं और टॉर्नेडो बोलती है कि बुरा नहीं है। तो अमाई मास बोलता है ठीक है ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ और वैसे भी कुछ क्लासेस हीरोज यहाँ पे अच्छे हैं लेकिन ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है, किंग की वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ लेकिन मैं फिर भी अटैक टीम के साथ काम करूंगा, उससे पीछे नहीं हट रहा। तो चाइल्ड एम्पायर किंग से पूछता है कि तुम भी दुश्मनों से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हारी तरह ही ड्राइव नाइट भी गोस्ट टाउन में गया था लेकिन अब हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता वहाँ पे कितना खतरा है, तो इसलिए हम सबको साथ लड़ना होगा। तो यहाँ पे किंग बोलता है बिल्कुल, लेकिन भले ही वो बोलता तो बड़े जोश के साथ है लेकिन उसकी आंखों में दिखाई दे रहा होता है कि वो अंदर से मर चुका है। तो यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं हीरोज को ले जाने के लिए और सेकिंगर और सिच लिफ्ट में होते हैं। तो सिच बताता है कि मैंने वादा किया था कि मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखूंगा और ये पल काफी खतरनाक है। सेकिंगर बताता है कि सपोर्ट टीम में 15 मेंबर्स है और कुछ ही देर में वो निकल जाएंगे। तो सिच पूछता है क्या तुम भी उनके साथ जाओगे। तो सेकिंगर बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सिच बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था लेकिन तुम तो बहुत अलग हो। तो सेकिंगर कहते हैं हाँ क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और इसको जीतने से मेरा भी फायदा होगा और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम के सारे हीरोज होते हैं और सेकिंगर बोलता है आने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम सेकिंगर है। और सिच अपना नाम बताता है और पूछता है क्या तुम्हें अपना मिशन समझ आ गया है। तो यहाँ पे कैप्टन मिजुकी बोलती है कि हाँ आज का ये दिन हमारा होने वाला है। तो सेकिंगर बोलता है तुम्हारा काम होगा सभी बाहर निकलने वाले रास्तों पे पहरा देना और अगर वहां से कोई भी मॉन्स्टर भागता है तो तुम्हें उनको मारना होगा और साथ ही साथ हॉस्टेज को भी सुरक्षित रखना होगा। एक बार क्लासेस हीरोज हॉस्टेज को बचा ले तो तुम उस बच्चे को सुरक्षित तौर से हेडक्वार्टर्स पे लेके आओगे और वो ही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे फेदर बोलता है कि भले ही वो बच्चा एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है और हम ऐसे लोगों से काफी नफरत करते हैं लेकिन फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे। वन शॉटर बोलते हैं बेचारा बच्चा जबकि इतना अमीर है तब भी। क्रिसेंट मून थिक ब्रोस बोलता है हम उसे जरूर बचाएंगे। गेयर्सबेयर बोलता है मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जब हम उन पे हमला करेंगे तो होगा क्या, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जाल हो सकते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। तो यहाँ पे नीड लेस्टर बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है, हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे दुश्मन के पास जा रहे हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हम सबकी रैंक बढ़ाई जाए। तो सेकिंगर बोलता है हाँ सबकी रैंक बढ़ जाएगी। तो ये सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सिच सोचते हैं क्या ये सच में कर पाएंगे। तो सेकिंगर बोलता है मुझे पूरा यकीन है इनमें से कई हीरोज एक न एक दिन क्लास एस बनेंगे। और तुम्हें क्या लगता है सिच, इंसानियत को बचाने के लिए कमाल के हीरोज हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एजेंट मिस्टर सिच के पास एक न्यूज लेके आता है और वो बताता है कि सिल्वर फैंग इधर आया है और सिल्वर फैंग बोलता है कि मैंने वो ट्रांसमीटर वाला फोन खो दिया है तो क्या तुम मुझे नया दे सकते हो। तो सिच बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसे सेकिंगर की बात याद आती है कि याद रखना कि सिल्वर फैंग हमारी टीम में नहीं है तो उसको कुछ मत बताना। तो सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या तुम्हें गारो के बारे में कुछ पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में है। तो सिच बोलता है नहीं अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन सिल्वर फैंग हमें अच्छा लगा कि तुमने और किंग ने सेंटी चोरो को हराया, लेकिन तुमने उसके बाद गारो को जाने क्यों दिया, क्या सच में एक मॉन्स्टर उसको उठा के ले गया था। तो सिल्वर फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा है। तो सिच बोलता है नहीं मुझे माफ करना, वैसे ही बहुत चीजें हो रही है तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो चिंता मत करो मैं तुम्हें एक नया ट्रांसमीटर लाके दूंगा, बस यही इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। तो बॉम्ब बोलता है वो तुम पे भरोसा नहीं करते, शायद उन्हें लगता है कि तुमने जानबूझ के गारो को खत्म नहीं किया और तुम पीछे हट गए। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटा था। तभी हमें दिखाया जाता है जिस दरवाजे से सिच गया होता है वहीं से छुप छुपा के किंग यहाँ पे आता है और वो कहता है कि मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ, लेकिन बाद में मैं निकलूंगा कैसे। तो पीछे से यहाँ पे सिल्वर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तो किंग डर जाता है और वो बोलता है बैंग तुम यहाँ क्यों हो। तो बैंग बताता है कि मुझे कुछ काम था लेकिन तुम इधर क्यों हो। तो किंग बताता है कि उन्होंने क्लासेस हीरोज को यहाँ पे बुलाया है और मुझे भी लेके आए हैं। तो बैंग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो किंग बताता है कि चाइल्ड एम्पायर ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो बैंग बोलता है कि अब चलो भी, हमने हॉटपॉट शेयर किया था, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि किंग अभी भी टॉयलेट में है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि उसका इंजन चल रहा था, तो वो शायद बड़ी लड़ाई से पहले कंसंट्रेट कर रहा होगा। और यहाँ पे डार्कशाइन भी स्क्वाड्स मारना शुरू कर देता है वार्म अप के लिए। और दूसरी ओर हमें फिर से बैंक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तो तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट पे हमला करने वाले हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो इसका मतलब वो जेनोस और मुझ पे भरोसा नहीं करते। तो बॉम्ब बोलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, हम तो गारों को ढूंढ रहे थे इसलिए हमने ये न्यूज नहीं सुनी। तो बैंक पूछता है क्या साइटामा को पता है कि मॉन्स्टर्स का हाइडआउट घोस्ट टाउन के अंदर ही है। तो किंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो अकेला ही चला जाता। अटैक टीम सिटी जेड के खंडरों में जाएगी, वो भी अलग अलग रास्तों से, और उन्होंने मेरे को भी एक लोकेशन दी है। तो इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, भले ही ये एसोसिएशन के ऑर्डर के खिलाफ है, लेकिन सिल्वर फैंग, बॉम्ब, क्या तुम दोनों बॉल्ट केव और डीमन साइबॉग मेरे साथ छुप के काम करोगे। तो बैंक बोलता है कि गारो भी उधर ही है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ जाना ही होगा। और बॉम्ब कुछ नहीं बोलता। तो किंग बोलता है बहुत बढ़िया, तो कल हम साइटामा के अपार्टमेंट में मिलेंगे और मैं तुम सबसे पहले आ जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कल मिलते हैं। तो यहाँ से किंग चला जाता है और वो कहता है हो बच गए, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे किंग आ जाता है और चाइल्ड एम्परर पूछते हैं क्या कुछ हुआ। तो किंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि अब किंग का इंजन स्टॉप हो चुका है, मेरे ख्याल से अब वो लड़ाई के लिए तैयार है, तो चलो चलते हैं। क्या सब तैयार है? और ये सारे के सारे हीरोज वहां से चलते हैं, अटैक टीम और सपोर्ट टीम। दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि एसोसिएशन ने मुझे कांटेक्ट तो किया था एक बड़ी लड़ाई के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि दूर रहो। मुझे पक्का यकीन है कि टोर्नेडो ने ही उन्हें बोला होगा कि मुझे ना लें, वो मेरी ताकत को नजरअंदाज करती है। लेकिन उस मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जो भी मेरे ब्लिजर्ड बंच के साथ किया था उसका बदला तो मैं जरूर लेना चाहती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने मेरी बेइज्जती की, वो भी मेरी बहन के सामने। ब्लिजर्ड बंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिससे कि पॉइंट्स बढ़ाए जा सके, लेकिन इन मॉन्स्टर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन एक नए ब्लिजर्ड बंच के साथ मैं अपना बदला लूंगी। तो यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और उसको काफी कमाल का अपग्रेड मिला होता है। वो सोचता है कि मैंने डॉक्टर कुसेनो से काफी अलग रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मेरे को वही अपग्रेड दिया जो मास्टर साइटामा ने बोला था। ये अपग्रेड कमाल का है, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है, इसी वजह से ये थोड़ा अलग है। इसमें हॉर्स पावर भी बढ़ी हुई है और आर्मर भी उतना ही है। तो डॉक्टर कुसेनो से यही बोलते हैं कि इसलिए जब भी तुम लड़ो तो तुम्हें संभल के लड़ना होगा। अगर तुम पूरी पावर पे लड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी ये सब झेल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आखिरी मौके पे ही इसका इस्तेमाल करना। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करो तो वो समय ठीक से चुनना, क्योंकि 10 सेकंड से इसकी लिमिट है, उससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। भले ही तुम साइबोर्ग हो, लेकिन अगर तुम्हारा एनर्जी कोर फट गया तो तुम मर जाओगे। समझ आया जेनोस? तो जेनोस सोचता है हाँ, फुल पावर सिर्फ आखिरी 10 सेकंड के लिए ही चलेगी, ये मुझे याद रखना है। तो यहाँ पे जेनोस को ब्लिजर्ड मिल जाती है और वो बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकती। तो ब्लिजर्ड बोलते क्यों नहीं, तुम तो हमेशा इधर ही रहते हो और तुम्हें मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो जेनोस बोलते हैं मैं तो मास्टर साइटामा का डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं अपने रूम का रेंट देता हूँ। तो ब्लिजर्ड कहती है रेंट? लेकिन ये साइटामा की बिल्डिंग थोड़ी ना है, वैसे भी वो भी तो छुप के रह रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन ये सब छोड़ो, क्या एसोसिएशन ने तुम्हें कांटेक्ट किया? उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया था कि किसी बड़े आदमी का बेटा किडनैप हो गया है, तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन शायद उन्हें अभी हाइड आउट नहीं मिला है। तो जेनोस बोलते हैं अगर हमें पता होता तो मास्टर साइटामा अभी तक पूरे हाइड आउट को उड़ा देते। तो जेनोस आता है और बोलते हैं कि मैं रिपेयर से घर आ चुका हूँ, और ब्लिजर्ड भी खुश होकर बोलती है मैं भी आई हूँ साइटामा, तो चलो अब एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घर में कोई होता ही नहीं है और यहाँ पे पानी का ग्लास रखा होता है। तो जेनोस बोलते हैं क्या वो जल्दबाजी में गए हैं, लेकिन सेल तो 2 दिन बाद है। और जेनोस जब साइटामा का हीरो सूट देखता है तो वो भी वहाँ पे नहीं होता है। तो पीछे से दोबारा आवाज आती है कि हम फिर से तुमसे मिलने आ गए साइटामा। तो यहाँ पे बैंग और बॉम्ब आते हैं और जेनोस बोलता है कि मास्टर भी इधर नहीं है। तो बैंक बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है, किंग और मैंने प्लान किया था कि हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पे हमला करेंगे। तो जेनोस चिल्ला के बोलते क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो बॉम्ब बताते हैं हाँ वो इधर ही है, हमारी नाक के नीचे। तो बैंक पूछते हैं जेनोस क्या तुम भी चलोगे? तो जेनोस बोलता है हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे किंग भी भागता भागता आ जाता है और वो कहता है कि मैं बच के निकल ही गया। और ये किंग को देख के बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे आ गए? तो किंग बोलता है अच्छा तो तुम सब आ ही चुके हो। तो बैंक बोलता है साइटामा तो बाहर गया हुआ है। तो किंग बोलता है लेकिन ये तो हमले का समय हो चुका है। तो जेनोस बोलता है तुम क्या कहते हो किंग, क्या हमें मास्टर साइटामा के आने का वेट करना चाहिए या फिर हमें उनके बिना ही जाना चाहिए? तो अब किंग तो चाहते हैं कि साइटामा का वेट किया जाए और ब्लिजर्ड बोलते हैं बहुत बढ़िया किंग, मेरे लीडरशिप के बिना भी तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया, इतनी बड़ी लड़ाई में हमें साइटामा की जरूरत पड़ेगी। और बैंक बोलता है चलो चलते हैं।
और बॉम्ब बोलता है कि हम सूरज डूबने से पहले ये सब खत्म कर देंगे। और ब्लिजर्ड कहती है मेरा पीछा करो, चलो ब्लिजर्ड वन चलते हैं। और किंग कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं। और हमें यहाँ पे एंड में साइटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है। और यहाँ पे किंग सोच रहा होता है कि साइटामा गया कहाँ पे है। जेट नाइस का है नीडल स्टार से बोलता है कि तुम्हारा ये हथियार काफी अलग है, लेकिन ध्यान रखना ये हम में से किसी को ना लग जाए। तो नीडल स्टार बोलता है कि मैं हमेशा से इसी से लड़ता हूँ और मुझसे कभी गलती नहीं होती। क्रिसेंट मून मिजुकी से बोलता है क्या तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है? तो मिजुकी बोलती है कि मुझे सिर्फ इस बैटन की जरूरत है और हीरो एसोसिएशन ये खास मेरे लिए बनाया है। क्रिसेंट मून ट्विन टेल से भी पूछता है और तुम खाली हाथ लड़ोगे? तो ट्विन टेल बोलता है कि मेरे पास 30 प्रकार के अलग अलग हथियार हैं जिन्हें मैं डार्क आर्टिफैक्ट्स कहता हूँ। तो वो बोलता है ये तो काफी कमाल की बात है। तो फेदर ट्विन टेल से बोलता है तुम्हारी कॉस्ट्यूम कुछ अलग नहीं है? तो ट्विन टेल कुछ नहीं बोलता। इधर शैडो रिंग भी होती है और वो बोलती है मैं भी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हूँ। और नार्सिसिस्ट बोलता है कि मुझे तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी खूबसूरती से ही दुश्मनों को हरा देता हूँ। और गेट्सपेयर बोलता है कि मैं तो अपने इस हेडगियर से साइकिक पावर का इस्तेमाल कर पाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज ये काम करेगा। और वो मन में सोचता है कि शायद मुझे एसोसिएशन से एक पिस्टल ले लेनी चाहिए थी, जिससे कम से कम अगर ये काम नहीं आता तो मैं कुछ तो कर पाऊँ। तो वो देखता है कि पिग गॉड के पास काफी बड़ा बैग होता है और वो सोचता है कि इसके अंदर है क्या, ये तो बहुत बड़ा है, मैंने आज तक कभी भी पिग गॉड को लड़ते हुए नहीं देखा। तो शायद उसने अपने बैग में लड़ाई का सामान रखा होगा। ओह वो बैठ गया और वो अपने बैग से कुछ निकाल रहा है, क्या वो एक हथियार है? और यहाँ पे पिग गॉड अपने बैग से एक ब्रेड निकालता है और उसने पूरे बैग में खाने का ही सामान भर रखा होता है। और गेस पे इसे देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या ये खा रहा है? लेकिन वो तो पहले भी खा रहा था और अभी भी खा रहा है। तो यहाँ पे फूड बैटलर बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि लड़ाई से पहले खाना उसकी एक प्रथा है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी लड़ने से पहले एक राइस बॉल खाता हूँ, क्या तुम्हें एक चाहिए पिग गॉड? तो पिग गॉड वो ले लेता है और बोलता है थैंक्स। तो गेट्स फिर बोलता है खाने से तुम्हारी ताकत बढ़ती है क्या? तो पिग गॉड बोलता है नहीं, मुझे तो सिर्फ भूख लग रही थी। तो गेट्स पे इसको देख के बोलता है सच में यही रीजन है? तो फ्लैश बोलता है बहुत बातें हो गई, ध्यान दो। तो गेट्स फिर बोलता है हाँ सॉरी। और वो मन में सोचता है हाँ इनसे बात करके थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। तो ये सिटी जेड के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं और यहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। ये लोग एंट्रेंस से अंदर आते हैं और सिटी जेड में घुसते हैं। ट्विन टेल बोलता है कि इंसान इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो क्रिसेंट मून बोलता है लेकिन आज हम इस जगह को वापस लेंगे। चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं कि किंग कहाँ पे है, वो तो हमारे पीछे ही था ना। तो गेट्स पर बोलता है मैंने उसको भागते हुए देखा था। तो चाइल्ड एम्पायर सोचता है कि वो ज्यादातर ऐसे ही बर्ताव करता है। तो किंग ने गेट्स पर को बोला होता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम सब अपने शेड्यूल से ही अटैक करो। तो वन शॉटर बोलता है कि वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है, लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही है। मिजुकी बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं उसे लड़ते हुए देखना चाहती थी। और यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बेचारा उदास हो जाता है और वो कहता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन बोलता है कि ये उसका खुद का ही अंदाज होगा, तो जो उसको करना है वो करने दो। नीडल स्टार बोलता है हाँ वो अकेले भी आराम से लड़ सकता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं आगे देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं वाह ये हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। तो डार्कशाइन बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं। तो ईएन एटॉमिक समुराई को बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे भी है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है पीछे ही नहीं ऊपर भी है। तो ट्विन टेल्स बोलता है मेरे को तो हर जगह से उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और चाइल्ड एम्पायर इसे देख के सोचता है ये क्या है, पुराना कपड़ा। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सारी बिल्डिंग्स के अंदर मॉन्स्टर होते हैं और वो उन बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और इन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। मिजुकी सेकिंगर को बोलती है संभलना और सेकिंगर बोलते हैं ग्योरो ने कहा था कि ये एक फेयर फाइट होगी, लेकिन ये तो एक जाल निकला। तो फेदर बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी इन सबको मारना ही है। और वो अपने क्लॉज रेडी कर लेता है और वो कहता है चलो फिर ये सब खत्म करते हैं। तो गेट्स पर बोलते हैं ये सब लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है, अभी तक तो हम हाइड आउट में भी नहीं घुसे हैं। तो फूड बैटलर बोलता है अरे यार मुझे तो फिर से भूख लगने लगी और मेरा वजन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईवल आई के सामने टॉर्नेडो खड़ी हो जाती है और ईवल आई बोलता है कितना बुरा है, मैंने तो सोचा था कि हीरो एसोसिएशन अपने सारे ताकतवर सोल्जर्स को भेजेगी, लेकिन ये क्या है, इतना ही, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ईवल आई जिसको हम जैगन भी बोल सकते हैं, उसका थ्रेट लेवल हमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर डिटेक्ट करता है कि आसपास हीट सिग्नल्स बढ़ने लग गए हैं और 80, 110, 150 और बढ़ते जा रहे हैं। तो टॉर्नेडो कहती है अपने खिलौनों के साथ खेलना बंद करो, गिनने को कोई मतलब नहीं है। तो पूरे प्रिजनर बोलते हैं हाँ अगर तुम सबको डर लग रहा है तो पीछे रहो। तो ईवल आई बोलता है बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ गिनना चाहिए तो वो है अपने पाप। और वो अपनी एक उंगली उठा के सारी की सारी बिल्डिंग्स को हवा में उठा देता है और उस सारी बिल्डिंग्स को उखाड़ के वो आसमान में ले जाता है। ये सारे हीरोज इसे देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये हो क्या रहा है, क्या वो अपनी साइकिक पावर्स यूज कर रहा है। और यहाँ पे टॉर्नेडो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती
वो बस उसे देख रही होती है। तो ईविल आई बोलता है कि बदकिस्मती से ये सभी आंखें जो कि मेरे शरीर पे है वो उन मॉन्स्टर के है जिनको तुमने मारा था। पहले मैं पैरानॉर्मल एबिलिटी में वीक था, लेकिन फिर ग्योरो ने उन सबको मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, इसलिए अब मैं उन सब की नफरत को मिला के अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और आज मैं उन सब का बदला लूंगा। तभी वो उन सारी बिल्डिंग्स को ऊपर से छोड़ देता है और वो सारी की सारी बिल्डिंग्स हीरोज के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन टॉर्नेडो एक उंगली से ही सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है और वो जो मलबा होता है वो नीचे गिरने लग जाता है। ये सारे हीरोज ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और गेट्स पर टॉर्नेडो को थैंक यू बोलने वाला होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो सारा मलबा उन्हीं के ऊपर गिर रहा होता है और सेकिंगर बोलता है कि टॉर्नेडो तुम्हें हमें अंत तक बचाना है। तो टॉर्नेडो कहती है मैं ही सबको क्यों बचाऊं। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर इनकी मदद करता है और साथ ही साथ डार्कशाइन भी फूड बैटलर और नार्सिसिस स्टॉइक को बचाता है और वो कहता है जाओ यहाँ से दूर चले जाओ। और तभी डार्कशाइन के ऊपर एक बिल्डिंग गिरती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो आराम से वहां से निकल जाता है, जिसे देख के सारे हीरोज चौंक जाते हैं और वो कहते हैं इसे तो कुछ नहीं हुआ। सेकिंगर टॉर्नेडो के पास आके बोलता है कि क्या बात है, तुम लड़ाई के समय ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो टॉर्नेडो कहती है अगर तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो कोई मतलब नहीं है, तुम बेकार हो, यहाँ से चले जाओ, तुम सब बस हमारे रास्ते में आ रहे हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा उठा लेता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो डार्कशाइन बोलता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अमाई मास्क बोलता है तुम सब हमें सपोर्ट करने आए हो, ना कि हमें रोकने के लिए, और तुम्हें पता ही था कि ऐसा होगा, तो मुझे ये मत कहना कि तुम इतना डर चुके हो कि तुम हिल भी नहीं सकते। तो नीडल स्टार बोलता है ये तो सपोर्ट टीम में था, है ना। तो अमाई मास्क बोलता है कि अगर तुम हीरो हो तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो टॉर्नेडो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर को मिला के ही बने हो, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें हार मान जानी चाहिए। तो ईविल आई बोलता है कि तुम्हारी बहन भी तो साइकिक है ना, तो मुझे पता है मैं उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी भी, और उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने में अलग ही मजा आएगा। तो टॉर्नेडो बोलती है एक कचरे की बोरी होने के बावजूद तुम बहुत बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम देखोगे कि क्या होगा अगर तुम हमारे ऊपर उंगली उठाओगे। तो ईविल आई बोलता है पागलपंती मत करो, और यहाँ पे टॉर्नेडो असलियत का टॉर्नेडो ले आती है और यहाँ पे तूफान चलने लग जाता है और ये लोग काफी ऊपर चले जाते हैं और बाकी सब हीरोज इन्हें देख रहे होते हैं। जब ये हीरोज ऊपर देख रहे होते हैं तो बाकी मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, वो भाग के इनकी तरफ आते हैं। तभी ट्विन टेल्स इन पे हमला करना शुरू करता है, वो कहता है कि तुमने हमें हल्के में समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगता है हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्विन टेल्स लड़ने लग जाता है और वो कहता है कि मैं अपने डार्क आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को तब तक मारता हूँ जब तक उनके दिल धड़कना बंद नहीं हो जाते, लेकिन जो भी हो वो मरते जरूर है। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्नाइपर होता है, वो ट्विन टेल्स पे एम करके उसको मारने वाला होता है और वो कहता है कि अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो ऊपर बिजी है ईविल आई से लड़ने में, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे हीरोज को मार सकता हूँ। तो वो स्नाइपर चला देता है, लेकिन तभी एक और गोली आती है और वो उस मॉन्स्टर की गोली को चीरती हुई जाती है और उसके स्नाइपर के स्कोप में से निकल के उसकी आंख फोड़ के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वन शॉटर बैठा होता है और उसने ये शॉट लगाया होता है। तो मॉन्स्टर ऊपर बोलता है कि तुम किस पे गोली चला रहे हो, तो इन्हें पता नहीं चलता कि इसने गोली किस पे चलाई है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया होता है। तो ये मॉन्स्टर्स वन शॉटर पे भी हमला करते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो एक स्नाइपर हो बेवकूफ, तुम्हें तो दूर रहना चाहिए, तुम पास होके कैसे लड़ोगे। लेकिन वैसे ही वन शॉटर उन मॉन्स्टर्स को भी मार देता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पास से नहीं लड़ सकता, अब जो भी है यही है। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर से लड़ता है और उन पे गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी स्नाइपर फिर जाम हो जाती है और वो भाग के पूरी प्रिजनर के पीछे आके छुप जाता है। तो पूरी प्रिजनर पूछता है हुआ क्या, तो वो कहता है ये जाम हो चुकी है, वो भी इतने खतरनाक समय पे, अब जो भी है यही है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से जमीन के अंदर से निकल जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि कुछ जड़ें आके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और वो मॉन्स्टर खुद सोचते है हो क्या रहा है और वो खुद ही जमीन के नीचे चला जाता है और फिर जमीन में से उसके अलग अलग पार्ट्स बाहर निकलते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रीन को दिखाया जाता है और क्रिस्टेंट मून बोलता है मेरे ख्याल से तुम सारे प्लांट्स को कंट्रोल करते हो। तो ग्रीन बोलता है हाँ, मैंने बचपन से ही अपनी बॉडी पे प्लांट्स उगाए हैं और मेरा और प्लांट्स का नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, लेकिन जब मैं इन प्लांट्स का इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्लांट्स मेरे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे मैं कमजोर होने लग जाता हूँ। तो अभी तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छा मौका है इनको खत्म करने का। तो क्रिस्टेंट मून अकेला जाता है और काफी मॉन्स्टर्स को मारता है और वो कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं। तभी यहाँ पे हमें नार्सिसिस स्टोइक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अमाई मास तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, तो अब ये देखो। तो यहाँ पे वो कुछ डांस की मूव्स करने लग जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी परफॉर्मेंस। तभी पीछे से एक हल्क जैसा मॉन्स्टर आता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन नार्सिसिस स्टोइक उस पर इतने पंचेस और लात मारता है कि वो मर जाता है और अंत में उसको पूरी तरह से खत्म कर जाता है। और वो फूल जो उसने पहले उछाला होता है वो उसे नीचे गिरने से पहले ही दांत से पकड़ लेता है फिर से, और वो कहता है देखा तुमने कितना आसान था। तो अमाई मास भी उसे देख के कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, बुरा नहीं है
लेकिन इसके पास स्टार की पावर है और ये कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे फेदर भी अपनी सारी ब्लेड से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपने हाथों और पैरों से और कहता है कि देखो ऐसा लगता है फेदर वेट मिड एयर मर्डर। तो यहाँ पे शैडोरिंग भी उन सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर आके उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी निंजा टेक्निक से उसको बेवकूफ बनाती है और जब वो मॉन्स्टर देखता है तो वहाँ पे बस एक लकड़ी का पीस रखा होता है और वहां से शैडोरिंग आती है और उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देती है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कमाल के मूव्स हैं, तुमने ये निंजा आर्ट सीखी कहाँ से? तो शैडोरिंग वहां से भाग जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है हाँ, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी वहां पे तो कोई औरत थी ही नहीं। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर है, मेरे ख्याल से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकिंगर बोलता है हाँ, ये क्लास ए हीरोज है, अगर क्लास एस हीरोज नहीं होते तो यही टॉप पे होते। जहाँ तक बात करें क्लास बी और क्लास सी हीरोज की, तो वो भी काफी स्किल्ड फाइटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें डबल होल का सीन दिखाया जाता है और वो भी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और यहाँ पे हमें सेकिंगर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि टॉप रैंकर्स ही ऐसे हीरोज नहीं है जो कि लड़ाई में अच्छे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर हमें जेट नाइस गाय का सीन दिखाया जाता है, वो भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और नीडल स्टार भी अपने वेपन से उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर आता है और कहता है कितना बेकार वेपन है, अब क्योंकि उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट जैसा होता है और वो कहता है इसको तो मैं देखना कैसे उड़ाऊंगा। लेकिन नीडल स्टार का वो वेपन घूम के उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाके पड़ता है और साथ ही साथ वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सभी मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर कहता है ये तो पागलों की तरह इधर उधर हो रहा है। और जब वो वेपन नीडल स्टार के फेस तक आता है तभी वो फेस से टच होने से पहले ही नीचे जमीन में गिर जाता है और वो बताता है कि ये मेरी बॉडी का ही पार्ट है और तुम ये पता नहीं लगा सकते कि ये जाएगा किधर। तो एक मॉन्स्टर बोलता है हाँ, लेकिन अगर हम तुम्हारे पास हुए तो तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और तुम सरप्राइजेस से भी नहीं बच पाओगे। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर निकल जाता है और वो कहता है बिल्कुल इस तरह, लेकिन नीडल स्टार उसको भी मार देता है और वो जो दो मॉन्स्टर बकवास कर रहे हो तो उनको भी मार देता है। तभी यहाँ पे मिजुकी तैयार हो जाती है और वो सेकिंगर को एक सीटी देती है। वो कहती है कि मेरे लिए ये सीटी बजाओगे ना, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे वो बोलती है ऑन योर मार्क गेट सेट गो, और वो भागती है और कहती है कि मेरा पहला इवेंट है पोल वॉल्ट। तभी वो अपना पोल एक मॉन्स्टर के पेट में घुसेड़ देती है और उससे ऊपर उछलती है, सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरा दूसरा इवेंट है जैवलिन थ्रो, और उससे वो एक मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है जहां तक बात करें मेरे थर्ड इवेंट की, तो वो उस मॉन्स्टर के मुंह में से वो हथियार निकाल के बाकी मॉन्स्टर्स पे फेंकती है और कहती है वो है हैमर थ्रो। लेकिन दो मॉन्स्टर्स यहाँ पे आके मिजुकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिजुकी इन दोनों मॉन्स्टर को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लेती है और बाकी मॉन्स्टर्स आके मिजुकी को मारने लग जाते हैं, लेकिन डार्कशाइन आके उसको बचा लेता है और बाकी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मिजुकी ने जिन मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा होता है वो उनको भी मार देती है और कहती है कि सब कुछ गंदा गंदा हो गया। तो वो कहती है कि तुम लोगों को अपना स्टेमिना बचाने की जरूरत है, तो तब तक के लिए मैं लड़ती हूँ। तो डार्कशाइन बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। तो यहाँ पे फूड बैटलर भी मॉन्स्टर के अटैक से डॉज कर रहा होता है और उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें मॉन्स्टर ऊपर का सीन दिखाया जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर को अपनी रस्सियों से बांध देता है और वो मॉन्स्टर्स कहते हैं हे हमें ऐसा मत छोड़ो, और वो कहते हैं हमें कोई बचाओ। यहाँ पे बीच में गियर स्पेयर होता है और उसके चारों ओर मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहते हैं मेरे से दूर रहो, मेरा आज कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। तो वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है जिससे कि अपनी साइकिक पावर का यूज कर सके और वैसे ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और वो काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं क्या बात है, ये काम कर गया। तो यहाँ पे बुशी ड्रिल और ओकामा इताची ने उन सभी मॉन्स्टर को खत्म किया होता है और ओकामा इताची बोलती है कि वो किस बात पे खुश हो रहा है, तो बुशी ड्रिल बोलता है कि उसे छोड़ो। तो यहाँ पे सेकिंगर के ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला करता है और यहाँ पे सेकिंगर भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पॉइजन आ जाता है। वो कहता है तुम साइड हट जाओ और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू होता है, वो चाकू को इधर उधर घुमाता है और उस मॉन्स्टर के हाथ पे एक कट मारता है। तो सेकिंगर बोलता है तुम इससे उसको नहीं मार सकते, और देखा ना उसको तो चोट भी नहीं लगी, बस एक स्क्रैच लगा। तो पॉइजन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चाकू पे जहर लगा हुआ है, तो एक स्क्रैच भी काफी जानलेवा है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर जहर फैलने लग जाता है और पॉइजन कहता है कि किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए कमाल के मूव्स होना काफी नहीं है, अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुम इधर आए क्यों हो, तुम तो बस हमारे बीच में आ रहे हो, तुम सब बड़े लोग ऐसे ही होते हो। तो यहाँ पे सेकिंगर को गुस्सा आता है, वो कहता है अच्छा ऐसा है, तो देखो अब बड़े आदमी का कमाल, और वो अपनी आंखों से लेजर चलाता है और वो मॉन्स्टर वहां पे मर जाता है। वो कहता है देखा मैं भी थोड़ा लड़ सकता हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने हीरो टेस्ट दिया था और मैं फेल हो गया था। तो पॉइजन कहता है और तुम इसे एक्सपीरियंस बोलते हो, और बाकी सब भी ठीक ही लग रहे हैं। तो इन सब ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है और मिजुकी बोलती है कि हमने सबको हरा दिया है। तो एटॉमिक समुराई भी बोलता है ये तो काफी आसान था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमारे सभी दुश्मन काफी कमजोर थे। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर सोचता है कि दुश्मनों के कमांडर को पता होगा कि ये आसानी से हार जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो बस हमें थकाना चाहते हैं। तो क्रेसेंट मून बताता है कि देखो और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तभी वहां से और ज्यादा टफ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फेदर बोलता है कि ये तो कुछ अलग लग रहे हैं। तो नीडल स्टार बोलते हैं कोई बात नहीं, आज इन्हें पता चलेगा कि नीडल स्टार का हीरो एसोसिएशन
सिचुएशन में होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे राइनो रेसलर बोलता है तुम सब साइड हट जाओ, मैं इनको संभालूंगा। तुम सभी हीरोज ने अपनी मौत को बुलावा दिया है और अब मैं तुम सभी को इतना दूंगा कि ओरोची और बाकी लीडर्स को तुमसे लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेट नाइस गाय बोलते हैं थोड़ा संभलना, ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे नीडल स्टार अपना ब्लेजर पहन लेता है और वो कहता है जब से ब्लेजर बच ने मेरे को अपने ग्रुप से बाहर निकाला है तब से मैं उनको गलत प्रूफ करना चाहता था और अब मेरा समय आ चुका है। और वो राइनो रेसलर पे हमला करता है और कहता है खाओ इसे, ये है वॉयलेंट स्टार। लेकिन राइनो रेसलर उसके वेपन को उड़ा देता है और उसे भी दूर फेंक देता है और कहता है वॉयलेंट स्टार मैं इसको 25 पॉइंट दूंगा। और पीछे से यहाँ पे मिजुकी उछल के आती है और वो नीडल स्टार के वेपन को पकड़ के बोलती है मेरा 4th इवेंट है शॉर्ट पुट। लेकिन राइनो रेसलर उसको भी मिजुकी की तरफ ही फेंक देता है और कहता है 30 पॉइंट्स। और वो मिजुकी को टच होने से पहले ही उसका वेपन नीचे चला जाता है और नीडल स्टार उसको पीछे खींच लेता है और उसे राइनो रेसलर से बचा लेता है और कहता है बाकी सब पीछे हट जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। पीछे से वन शॉटर भी उसके ऊपर गोलियां चलाने का ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा टफ है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहता है उसके दिल पे निशाना लगाओ बेवकूफ। और राइनो रेसलर बोलता है मैं तुम्हारी शूटिंग को 15 पॉइंट्स दूंगा, मैं हर रोज इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं ताकतवर हूँ और सिर्फ इसी वजह से मैं लड़ता रहता हूँ और ताकतवर होता रहता हूँ। तो यहाँ पे शैडो रिंग भी हमला करती है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा टफ होता है। लेकिन तभी सामने से इयान आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके हॉर्न पे हमला करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। वो राइनो रेसलर को थोड़ा रोक भी लेता है, इस वजह से राइनो रेसलर उसे 69 पॉइंट्स देता है और बाकी सारे हीरोज भी इस पे हमला करते हैं और जेट नाइस गाय उसके पास आता है, उसको एक पंच करता है। दूसरी ओर यहाँ पे डबल होल अपने बाल से अपनी नाक पे खुजली से करता है और उसको छींक आती है, उससे भी वो काफी बड़ा अटैक करता है राइनो रेसलर पे। क्रिस्टन मून भी अपने क्रिस्टन मून कट्स देता है और नार्सिसिस्टो अपने ब्रास नकल्स का यूज करता है, लेकिन इनमें से कोई भी राइनो रेसलर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वो इनको सिर्फ पॉइंट्स बांटता रहता है, 18 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 9, 20, 2 और सबको दूर फेंक देता है। और यहाँ पे फूड बैटलर और गेयर्सपेयर बोलता है कि ये तो काफी ताकतवर है, मिजुकी भी बोलती है ये काफी टफ है। तो राइनो रेसलर बोलता है अरे अभी तो बिल्कुल मजा नहीं आया, उठो। और यहाँ पे ग्योरो इन सबको देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो उन सबको हरा देते हैं और वो सारे हीरोज जब सोच ही रहे होते हैं ये सब तो काफी आसानी से हार गए, तभी मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव आ जाती है और उनमें एक सबसे कमाल का मॉन्स्टर होता है जो कि होता है राइनो रेसलर। सभी उससे जी जान से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो राइनो रेसलर सबको बस पॉइंट्स ही बांटता रहता है और सबको हरा देता है। अंत में ये लोग राइनो रेसलर से भी हार जाते हैं और सोचते हैं कि आगे किया जाए। तो दोस्तों चैप्टर 97 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर जो कि अटैक टीम में है ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुस चुका है और क्योंकि उसने सभी को वो मैप्स दिए थे, उन्हीं मैप्स के द्वारा वो सारे के सारे हीरोज पे नजर रखता है। वो कहते हैं कि असॉल्ट टीम में सबके पास ही ये डिवाइस है और इससे वो एक दूसरे का पता लगा सकते हैं और जो ये इतनी स्पीड में चल रहा है वो जरूर फ्लैश ही होगा। मुझे पता है कि वो जानते हैं अपनी रक्षा कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई असली इमरजेंसी हुई तो वो SOS सिग्नल भेज सकते हैं और वैसे मुझे उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार बच्चे को बचा लेते हैं तो हमारे ऊपर से काफी बड़ा बोझ हटेगा, तो इसलिए मेरा काम यह है कि वो अपनी पूरी ताकत से काम करे। इसलिए मैं मीटिंग में भी चुप रहा जिससे कि ज्यादा टेंशन ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे से एक छोटा सा ऑक्टोपस आ जाता है और वो बीप 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 कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो छोटा सा ऑक्टोपस उस बड़े मॉन्स्टर को गोलियां चला चला के छन्नी कर देता है। और ये छोटा ऑक्टोपस होता है मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8 जो कि चाइल्ड एम्परर का ही एक रोबोट होता है और इसका काम ये होता है कि एक रेडियस में काम करना जो कि चाइल्ड एम्परर से जुड़ा है और कोई भी अगर चाइल्ड एम्परर के पास आएगा तो ये उसको मार डालेगा। चाइल्ड एम्परर चलते चलते आगे एक रूम में पहुंचता है और वहां पे ड्राइव नाइट की बॉडी होती है और चाइल्ड एम्परर उसकी बॉडी को देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग की गई है, यानी कि इसके हाथ पैर और पूरी बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन में खींचा गया था। भले इसको मारा था किंग एरोची ने, लेकिन वो ये सोचता है कि इतना ज्यादा डैमेज और किसने किया होगा, मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर के बैग से एक इलेक्ट्रिक वायर निकलती है जो कि ड्राइव नाइट के सर से जाके कनेक्ट हो जाती है, ये देखने के लिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा मिलता है या नहीं, फिर चाहे वो मॉन्स्टर की कन्वर्सेशन हो या फिर कोई फ्लोर प्लान हो, हॉस्टेस से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो वो काम ही आएगा। और इतने वो बाकी सारे पार्ट्स को देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे रखे गए हैं और वो कहते हैं कोई ना कोई तो इसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था और जिसने भी ये सारे पार्ट्स निकाले हैं वो काफी माहिर है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रोबोटिक्स से भी जुड़ा हुआ कोई एक्सपर्ट बैठा हो? इससे तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आ सकती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने डिफीट टीम के लिए बनाई थी और वो अगर हमारे खिलाफ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तभी चाइल्ड एम्परर को पता चल जाता है कि वगन्मा को कहाँ रखा है और उसको मैप भी मिल जाता है और उसे गुस्सा आता है कि ड्राइव नाइट को पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन पता थी लेकिन फिर भी
भी उसने हेल्प करने से मना किया। तो यहाँ पे वो गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है अभी पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, डेस्टिनेशन तो मिल ही गई है ना, और एक बार मैं उस बच्चे को बचा लूं तो मैं सीरियसली बड़ा हो जाऊंगा। अगर मैं अभी इरिटेट हुआ तो इससे मेरा मूड ही ऑफ होगा। तो वो एक कैंडी निकालता है और उसको लिक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आगे से फीनिक्स मैन आ जाता है और वो उसके ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर को मार देता है। वो कहता है ये तुमने बनाया है, कितना बचकाना डिजाइन है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे खेलने के लिए आ सकते हो? तो यहाँ पे जो चाइल्ड एम्पर कैंडी को लिक कर रहा होता है वो उसको खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो फिनिक्स मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कैडरे, तुम कैडरे हो ना? तो फिनिक्स मैन बोलता है नहीं, तुम कैडरे नहीं कह सकते मेरे को, लेकिन मैं मिडिल मैनेजमेंट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे ग्रुप में सबसे हाई रैंक पे हूँ और मेरा काम उन कैडरेस से तो ज्यादा ही ऊपर है। तुम्हें समझ नहीं आता, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिक्स चलती है और तुम जैसे बच्चे को ये समझ नहीं आएगा जो कि हीरोज के नाम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें क्लास एस हीरो बना दिया है और हेडलाइंस वगैरह में तुम्हारा नाम आता है, इसलिए आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। कितनी बुरी स्टोरी है ना? तुम्हें उन बड़े लोगों की बात नहीं माननी चाहिए थी। मेरे को अगर किसी पे भरोसा है तो वो मुझे खुद पर है, और मॉन्स्टर एसोसिएशन तो सिर्फ मेरे को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। कभी ना कभी मैं किंग ओरोची को हटाकर उससे ये राजा का पद छीन लूंगा। मैं हूँ फिनिक्स मैन और मैं अपना बर्ड कॉस्ट्यूम नहीं उतार पाया था और तभी मुझे पता चला कि मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अब तुम यहीं के यहीं मरोगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द मरो, जिससे कि तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। तो वो अपना बीक अटैक करता है, लेकिन जब भी वो अटैक करता है तो वो देखता है कि चाइल्ड एम्पर के सामने एक इनविजिबल शील्ड टाइप होती है, जिससे वो ठुक के रुक जाता है। वो कहता है जब तुम अपनी बकवास करने में बिजी थे तब मैंने वायर्स को जोड़ दिया था और ये ट्रांसपेरेंट फिल्म आ गई थी और ये किसी भी अटैक को सह सकती है। और तो और इस शील्ड को मैं किसी ट्यूब में भी रोल कर सकता हूँ और साथ ही साथ कैंडी रैपर की तरह भी यूज कर सकता हूँ। कितने कमाल का है ना? वैसे तो ये टेस्ट फेज में है, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है इनविजिबल वॉल, या फिर ये तो कुछ ज्यादा डायरेक्ट हो गया, इसका नाम रखते हैं हम एंगर शील्ड, है ना? वैसे तो मैं तुम्हारे साथ बात करके तुम्हें जिंदा ही पकड़ने वाला था और सोच रहा था कि तुम मुझे वगनमा तक लेके जाओगे, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है और चाइल्ड एम्पर के बैग से सारे के सारे वेपन्स निकल जाते हैं और उन सभी वेपन से वो फिनिक्स मैन पे अटैक करता है और यहाँ पे फिनिक्स मैन की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो सारे के सारे वेपन्स वापस से उसके बैग के अंदर चले जाते हैं। चाइल्ड एम्पर बोलते हैं सपने देखना काफी अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे जैसा कमाल का आदमी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करे ऐसा तो हो नहीं सकता था, और ऐसा ही मेरे बारे में भी कह सकते हैं। थैंक्स। अब मेरा गुस्सा काफी शांत हो गया है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वगनमा के जेल के आगे 4 मॉन्स्टर्स को पहरेदार की तरह बैठा रखा होता है। तभी एक फ्रॉग आता है और वो जेल के अंदर चला जाता है और जाके वो वगनमा के मुंह पे अटैच हो जाता है और वगनमा उसे छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। ये सारे मॉन्स्टर सोचते हैं ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, देखो वो बच्चा एकदम से मतलब कितना उतावला सा हो गया। तो उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है चलो बहुत हो गया, हम इसे खा लेते हैं। वैसे भी हीरोज ने अटैक कर ही दिया और वो कभी भी आते होंगे, तो ये उस बच्चे को खाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पे कुछ स्मोक सा आ जाता है और वो जहरीली गैस होती है जिसे सूंघ के वो बेहोश हो जाते हैं और वहां से चाइल्ड एम्परर आता है और वो सारे के सारे जेल के जो सलाखे होते हैं उनको कट कर देता है और अंदर आ जाता है। वो कहता है वगनमा मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तो चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहां से स्लज जेलीफिश मॉन्स्टर आ जाता है और वो चाइल्ड एम्परर के ऊपर कूद जाता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और वो कहते हैं कि शायद इस मॉन्स्टर के ऊपर इस जहरीली गैस का असर नहीं हुआ। तभी वो अपने हाथ से एक टॉर्च टाइप निकालता है और उसमें से आग निकल रही होती है बिल्कुल लेजर की तरह, और वो उससे उसको काफी काटता है। अपने बाकी वेपन्स का यूज करके भी वो उसको मारता है, लेकिन किसी भी तरह के वेपन से उस स्लज जेलीफिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि लगता है तुमने अपने सारे पैतरे आजमा लिए हैं और मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे मार सको। शायद मैं काफी लकी हूँ और आज मैं क्लास एस हीरो के हेड को मार डालूंगा। लेकिन तभी वो एक फ्यूल की पाइप स्लज जेलीफिश में अटैच कर देता है और वो मॉन्स्टर पूछता है ये क्या है, तो चाइल्ड एम्पर बोलता है लिक्विड फ्यूल। तो उससे इस मॉन्स्टर की वाट लग जाती है और ये मर जाता है और चाइल्ड एम्पर वगरमा को वहां से ले जाता है। वो कहता है अब तुम इस कीरो मास्क को हटा सकते हो और तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये फ्रॉग चाइल्ड एम्पर का ही होता है, जिससे कि उस जहरीली गैस से वगनमा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो वगनमा के मुंह पे जाके अटैच हो जाता है। तो वगनमा को काफी भूख लग रही होती है और चाइल्ड एम्पर उसे न्यूट्रिशन जेली देता है पीने के लिए और कहता है कि हमें बढ़ते रहना होगा। वगनमा कहता है तुम तो क्लास एस हीरो चाइल्ड एम्पर हो ना, तुम बहुत लेट हो सच में। तो चाइल्ड एम्पर उसे गुस्से से देखता है और वगनमा बोलता है मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। चाइल्ड एम्पर बोलता है आगे से कोई आ रहा है उससे पहले मैं अपना रेडियो कंट्रोल सेंट्री आगे भेजता हूँ, और वो सोचता है कि अब मेरे को काफी खास ध्यान रखना होगा
मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वगनमा पे कोई भी खतरा ना आए। और वगनमा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि क्या कमाल का टॉय है। तो वो सेंट्री आगे जाके राइट डायरेक्शन में हमला करता है, लेकिन उसको उसी समय तबाह कर दिया जाता है। तभी आगे से G5 आ जाता है। वो कहता है ये देखो, ये तो एक हीरो है, मुझे अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें एकदम से मार दूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर रेडी रहता है और वो कहता है ये तो एक मशीन टाइप है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तभी 4 रॉकेट जाते हैं और G5 के चारों तरफ आके जमीन में गड़ जाते हैं और उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक घेरा बन जाता है। और वो कहता है इससे उसकी मशीन एबिलिटी डिसेबल हो जाएगी और कुछ ही देर में वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और वगरमा कहता है इसके बाद मैं इस रोबोट को अपने साथ घर में लेके जाऊंगा। लेकिन G5 इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस पूरे घेरे को उड़ा देता है, जिससे देख के चाइल्ड एम्पायर डर जाता है और वो कहता है वगनमा पीछे हट जाओ। और यहाँ पे ये G5 आगे बढ़ने लग जाता है। तो चाइल्ड एम्पायर यहाँ पे कहता है कि शायद मुझे अपने सारे आइटम्स यहाँ पे यूज करने होंगे और उसके बैग में से एक अंडरडॉग मैन निकलता है और ये तीनों रोबोट्स मिलके कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा रोबोट बना लेते हैं जिसका नाम होता है अंडरडॉग सर्बरस। G5 बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि ये AI डॉग मेरे सामने टिक पाएगा? तुम बेवकूफ हो। तो यहाँ पे ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और साथ ही साथ पीछे से चाइल्ड एम्पायर पेंसिल मिसाइल्स भी चला देता है जिससे कि G5 के हाथ पैर चिपक जाते हैं और वो मैड डॉग G5 पे हमला करता है और पीछे से चाइल्ड एम्पायर वगरमा को लेके वहां से भाग जाता है। वगरमा पूछते है तुम वहां से भागे क्यों? तुम अपने रोबोट के साथ लड़ते तो तुम जीत सकते थे। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि वो चीज बहुत स्ट्रांग है और अगर हम उससे लड़ते तो हमारा टाइम वेस्ट होता और वैसे भी ये लड़ाई जीतना हमारा गोल नहीं है। तो वगनमा कहता है लेकिन तुम तो हीरो हो ना और हीरो का काम होता है मॉन्स्टर्स को हराना। डैडी हमेशा कहते हैं कि हीरोज सबके टैक्स का पैसा खाते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। चाइल्ड एम्पायर बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस समय मेरा काम है तुम्हें सुरक्षित तौर से घर पहुंचाना। और तभी आगे से एक मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन ऑटोमेटिकली चाइल्ड एम्पायर के रोबोट हैंड्स उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो कहता है अगर हम जीत भी गए तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं पाऊंगा। तो ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं तब वगनमा को फिनिक्स मैन की बॉडी दिखती है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है इसको देख के डरो मत, कोई बात नहीं, ये मर चुका है और मैंने इसको पहले हरा दिया था। तो वगनमा कहते हैं ये तो बिल्कुल बर्ड ब्रेन की तरह है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है हाँ उसने बर्ड कॉस्ट्यूम के बारे में बात की थी, लेकिन क्या ये कोई फेमस कैरेक्टर है? तो वगनमा बताता है कि हाँ ये कॉमेडी शो एनिमल एम्पायर में आया करता था, लेकिन वो शो कैंसिल हो गया था क्योंकि इस शो में काफी ज्यादा डार्क ह्यूमर था। बर्ड ब्रेन की मोटी बुद्धि थी तो वो हमेशा मरता रहता था। कभी वो पावर लाइन से ठुक जाता था और उसके बाद एक फ्राइड चिकन बन जाता था, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी और सर इतना बड़ा था कि वो हमेशा जिंदा हो जाता था। लेकिन वो सिर्फ एक टीवी शो था। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है हाँ लेकिन हमें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसा कि ग्योरो ने कहा था कि मॉन्स्टरिफिकेशन में एक इंसान को उसके मौत तक स्ट्रेस दिया जाता है और तभी उसकी असली ग्रोथ होती है। तभी पीछे से एक धमाका होता है और वहां पे फिनिक्स मैन रीइंकार्नेटेड खड़ा होता है और उसका डिजास्टर लेवल होता है ड्रैगन। उसी समय चाइल्ड एम्पायर एक गन निकाल लेता है और उससे वो उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उस अटैक को चाइल्ड एम्पायर की तरफ ही उल्टा देता है। लेकिन चाइल्ड एम्पायर अपनी शील्ड से खुद को और वगनमा को बचा लेता है। वो वगनमा को वो शील्ड दे देता है और खुद बाहर निकल के फिनिक्स मैन की ओर भागता है और अपने बैग से सारे के सारे वेपन्स निकाल लेता है। वो कहता है कि मैंने पहले से अपने अंडरडॉग मैन का इस्तेमाल कर लिया है तो अब मुझे खुद ही लड़ना होगा और अब मैं फिर से इस मॉन्स्टर को हराऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर फिर से ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा लेता है और इस बार फिनिक्स मैन को इस बात का कोई डर नहीं लग रहा होता। वो कहता है अब मैं फिर से बीक अटैक करूंगा और हम देखते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हुआ हूँ। भले ही चाइल्ड एम्पायर फिनिक्स मैन से बोलता है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले ही हारे थे और तुम्हारे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, और मन में चाइल्ड एम्पायर सोचता है कि मैंने इस बार 5 शील्ड्स लगाई हैं और इस बार वो एक फोकस्ड अटैक करेगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपना बीक अटैक करता है और फुल स्पीड में आता है और वो पांचों की पांचों शील्ड को तबाह करके चाइल्ड एम्पायर पे अटैक करता है और चाइल्ड एम्पायर दूर जाके गिरता है। तो फिनिक्स मैन कहता है हाँ मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ और अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। वगनमा इसे देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो कहता है चाइल्ड एम्पायर तो एक क्लास एस हीरो है तो इस हिसाब से ठीक रहेगा, है ना। यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी खुशी बना रहा होता है कि कैसे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है और अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और वो कहता है इस बार तो मैं तुम्हें नर्क में भेज ही दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर रो रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी की वजह से रो रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन शायद मुझे अपने अल्टीमेट वेपन को यूज करना ही पड़ेगा। तभी वो अपनी वॉच को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और वहां पे दीवार तोड़ के एक ड्रिलिंग मशीन जैसी आती है और
जहाँ पे ये सपोर्ट टीम होती है उनको नीचे से वाइब्रेशन भी महसूस होती है और सेकिंगर देखता है एक सर्टेन लोकेशन पे 5 अननोन ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। वो सारे के सारे रोबोट्स होते हैं और वो बिल्कुल आयरन मैन की तरह चाइल्ड एम्पर की बॉडी पे जाके अटैच हो जाते हैं। इसके बाद चाइल्ड एम्पर तैयार हो जाता है और वो फिनिक्स मैन को बहुत ज्यादा मारता है और अंत में आके वो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ होगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही अपने इन पार्ट्स को जमीन पे अलग अलग जगहों पे छुपा रखा था। तो वगनमा कहता है कि ये क्या बात थी, अगर तुम्हारे पास अल्टीमेट वेपन था तो तुम्हें इसको शुरुआत से यूज करना चाहिए था। तो फिनिक्स मैन बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास ऐसा वेपन था तो इसको तुम्हें पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था हॉस्टेज को बचाने के बाद और दीवारें तोड़ के सीधा भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस मशीन में कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर को टाइमर दिखा रहा होता है कि सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड्स बचे होते हैं इस एबिलिटी को खत्म होने के लिए। वो कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरे को इसको जल्द से जल्द निपटाना होगा। चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की लड़ाई कंटिन्यू होती है और चाइल्ड एम्परर अपने रोबोट के डिवाइडर शील्ड को यूज करके फिनिक्स मैन पे हमला करता है और फिनिक्स मैन वहां से उड़ता है। उसको पकड़ने के लिए चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे होमिंग मिसाइल्स लॉन्च करता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी फिनिक्स फ्लेयर से उन मिसाइल से भी बच जाता है। अब ये सारी मिसाइल्स हीट रीडिंग पे डिपेंड करती है और फिनिक्स मैन की हीट रीडिंग इधर उधर हो रही होती है, इस वजह से वो अटैक पूरा नहीं हो पाता। चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश करता है फिनिक्स मैन पे हमला करने की, लेकिन फिनिक्स मैन किसी न किसी तरह बच जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा सूट तो कमाल का है लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम अपने सूट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और अगर बात करें मेरे बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट होता है और ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बॉडी का पार्ट है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी स्पीड बहुत तेज कर लेता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर चौंक जाता है और वो अलग अलग डायरेक्शन से चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करता है और वो चाइल्ड एम्परर से कहता है ऐसा तो तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे। तभी चाइल्ड एम्परर अपने लिटिल ब्रेव्स को लॉन्च कर देता है और उसके सूट में से बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स जाके फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। लेकिन फिनिक्स मैन के सामने ये सारे रोबोट्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं और जब ये सारे रोबोट्स फिनिक्स मैन पे अटैक करते हैं और ब्लास्ट होता है तो वो सारे ब्लास्ट की जो एनर्जी होती है वो फिनिक्स मैन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि तुमने तो मेरे को और ज्यादा ताकत दे दी। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन और भी ज्यादा एडवांस होता जाता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर डर जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। चाइल्ड एम्परर अपनी एक स्वॉर्ड से फिनिक्स मैन के ऊपर अटैक करता है इमीडिएटली, लेकिन फिनिक्स मैन उसे रोक लेता है। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरे को इसको जल्द से जल्द हराना होगा क्योंकि अभी भी बड़ा वाला मॉन्स्टर बाकी है। अगर मैंने 3 मिनट से ज्यादा इस रोबोट को यूज किया तो इसकी एनर्जी में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ये रोबोट खुद ही तबाह हो जाएगा। और यहाँ दूसरी ओर हमें फिनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता है और इस हिसाब से ये तो पता चल ही रहा है कि ये इस सूट को ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता, इसी वजह से इसने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। और तभी फिनिक्स मैन उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और ऊपर उड़ जाता है और फिर उसके ऊपर फिनिक्स होमिंग फेदर अटैक करता है। लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अटैक उसने चाइल्ड एम्परर पे नहीं बल्कि वगनमा पे किया होता है। तो यहाँ पे जानबूझ के फिनिक्स मैन ऐसा करता है और यहाँ पे वगनमा की शील्ड भी टूटने वाली होती है और वो चाइल्ड एम्परर से मदद के लिए चिल्लाता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर जल्दी से वगनमा के पास चला जाता है और वो सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। इवन वो फिनिक्स मैन पे भी अटैक करता है, लेकिन उन सभी अटैक से तेज होता है फिनिक्स मैन। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना रोबोट डिसेबल करके यहाँ से आराम से जा पाओगे? जिस ट्रम्प कार्ड पे तुम्हें इतनी उम्मीद थी उसको तो मैं तोड़ के ही रहूंगा और फिर तब तक तंग करूंगा जब तक तुम्हारे सारे खिलौने खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि फिनिक्स मैन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ये सारी कंडीशंस उसके लिए काफी ज्यादा सही होती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर के छोटे वाले रोबोट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। चाइल्ड एम्परर बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा है और इससे फिनिक्स मैन बच नहीं पाता। और चाइल्ड एम्परर कहता है अब तुम्हारा अंत होगा। वो फिनिक्स मैन पे पंच करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसका पंच रोक लेता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर बोलता है ये कितनी बार मेरे को चौंकाएगा। इवन यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का कूलिंग सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और उसकी पावर आउटपुट लिमिट भी रीच होने वाली होती है, लेकिन फिर भी फिनिक्स मैन ने उसका पंच रोक रखा होता है। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर ओवर बूस्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये 50 से 60 फ्लोर नीचे तक चले जाते हैं और यहाँ पे बैटरी भी एक्सप्लोड होने वाली होती है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मेरे को इस बंदे को जल्द से जल्द हराना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही पावर अप होता रहेगा और कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। चाइल्ड एम्परर कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे था तब मैंने देखा था कि आसपास एक और सिग्नल दिख रहा था, इसका मतलब यहाँ पे आसपास कोई हीरो है, तो यही मेरा आखिरी दाव है कि मैं उसके साथ मिलके इस फिनिक्स मैन को हरा सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो चाइल्ड एम्परर नीचे लाके फिनिक्स मैन को पटक देता है और वो बोलता है कि वो जो
सिग्नल है वो पास ही है और काफी तेज स्पीड पे चल रहा है। इसका मतलब फ्लैश, क्या तुम इधर ही हो? तो यहाँ पे हमें फ्लैश ही फ्लैश का सीन दिखाया जाता है, जिसके आगे 3 रास्ते होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड रखता है और जिस साइड स्वॉर्ड गिरती है वो उसी रास्ते जाता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नीचे जाके ये चाइल्ड एम्पायर का रोबोट पानी के अंदर गिर जाता है और ये अंडर वाटर आ जाते हैं। उसके हाथ में वगनमा भी होता है जो कि शील्ड के अंदर ही होता है। वो सोचता है यहाँ पे ये चल क्या रहा है, और वगनमा कहता है हम तो अंडर वाटर है और यहाँ बहुत ठंड हो रही है, क्या ये सब कुछ ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर को फ्लैशी फ्लैश का ट्रांसमीटर मिलता है और वो कहता है इसका ट्रांसमीटर इधर क्या कर रहा है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्लैशी फ्लैश को इन्होंने हरा दिया हो, तो बात क्या है? तभी चाइल्ड एम्पायर के पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और चाइल्ड एम्पायर पानी में काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का ब्रेव रोबोट ऊपर से नीचे गिरता है और पानी में जाता है, और पानी में नीचे जाके भी वो जमीन पे ठुकता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि दोबारा से ये जगह हिलने लग गई है। हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे कई मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। साइटामा कहता है कि इधर हुआ क्या, यहाँ पे सीवर के नीचे तो पूरी भूल भुलैया बना रखी है और इधर सब जगह मॉन्स्टर्स है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आसपास क्या कोई बड़ा मॉन्स्टर भी हो सकता है। मेरे सारे कपड़ों पे कीचड़ कीचड़ लग गई, मेरे को अभी इन्हें धोना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे दीवार टूट जाती है और पानी की बौछार सी आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर स्टेशन में पानी सा भरने लग जाता है, या फिर मैं कहूँ जो ऊपर चाइल्ड एम्पायर गिरा होता है वहाँ से वो और नीचे आता है और यहाँ पे पूरा पानी पानी होने लग जाता है सारे फ्लोर्स पे, और ये सब कहीं और ही पहुंच जाते हैं। साइटामा कहता है कि ये था क्या और वो क्या है? तो साइटामा चाइल्ड एम्पायर के रोबोट को देख के बोलता है ये तो कोई एनिमे का कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं हो सकता, क्या सारी आवाजें यही कर रहा है? तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ये लो, अब मैं अपनी पूरी पावर पे हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे अभी के अभी ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड एम्पायर साइटामा को देख लेता है, वो कहता है यहाँ पे तो एक इंसान भी है, ये अटैक टीम का कोई हीरो तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ये अंडरग्राउंड क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे खो गया है? तो चाइल्ड एम्पायर साइटामा से बोलता है तुम येलो ड्रेस में, ये जगह बहुत खतरनाक है, तो अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तो कोऑपरेट करना। यहाँ पे साइटामा बोलते हैं ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अपने हाथ मत हिलाओ प्लीज, और तुमने क्या कुछ बोला? तो यहाँ पे साइटामा बोलता है कि ये आवाज, तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है क्या गंजा सर? साइटामा बोलता है कि बहुत ज्यादा तेज है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? तो साइटामा यहाँ पे कंप्लीट करता है अपना सेंटेंस और कहता है तो इसलिए बोलो ही मत। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तो मुझे चुप ही हो जाना चाहिए। तो साइटामा यहाँ चिल्लाता है, वो कहता है सारे के सारे गलत गैसेस किए तुमने। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पे हमें फीनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि फीनिक्स पेंगुइन मोड में आ चुका होता है। वो चाइल्ड एम्पायर से बच के वहां से निकल जाता है और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा चाइल्ड एम्पायर के ऊपर मारता है, जिससे कि ये लोग यहाँ पे एक और फ्लोर नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अजीब सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं क्या ये मॉन्स्टर्स का कब्रिस्तान है क्या? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन फीनिक्स मैन लड़ने लग जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर अपने बैग में से वगनमा को शील्ड में रख के बाहर निकाल देता है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है वगनमा वहीं रुको, यहाँ पे मेरे को एक और बंदा मिला है जिसको मेरे को बचाना है, तो उसको भी अपने बैरियर के अंदर ले आओ। तो वगनमा कहता है ये कौन है, कोई हीरो? लेकिन मैंने अगर इसको अंदर बुला लिया तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। इधर ये दोनों कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वगनमा की वो शील्ड उड़ के दीवार पे लगती है और वगनमा के सर पे भी चोट लग जाती है। साइटामा उसके पास भाग के जाता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और वो चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन को देखता है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अगर मैं यहाँ पे चूक गया तो मैं इसको इसके बाद कभी नहीं हरा पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें कई सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेंगुइन और चाइल्ड एम्पायर अपनी असली बॉडी में होता है। वो पेंगुइन बोलता है कि अब ऐसे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो समझ ही चुके हो कि मेरा और तुम्हारा लेवल क्या है। अपने आसपास देखो, मैं तुम्हें एक अंदाजा बताता हूँ। तुम देख रहे हो यहाँ पे लाशों के ढेर को, इन्होंने एक दूसरे को मारा क्योंकि उनकी एकता टूट चुकी थी। और तुम ये देख ही सकते हो कि हीरो एसोसिएशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि उन दोनों के मकसद अलग अलग है। लेकिन हम दोनों में एकता है क्योंकि हम दोनों ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो है ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हीरो एसोसिएशन में क्या चलता है। तुम्हारे जो हायर रैंक वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, तुम्हें क्या पता वो पीठ पीछे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। यहाँ पे ये सब सुन के चाइल्ड एम्पायर को अच्छा नहीं लगता और पेंगुइन बताता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम ही उन सब की इन गलत कामों में मदद कर रहे हो और वो सब के सब क्रिमिनल्स हैं। तो क्या आप भी तुम हीरो बनना चाहते हो? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि क्या सिच और सेकिंगर ने मुझे बेवकूफ बनाया और बाकी सबका क्या? शायद उन सबको भी पता होगा लेकिन उन्होंने मेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कहता है ध्यान लगाओ चाइल्ड एम्पायर, ये बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे पेंगुइन बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे पर अटैक भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना। जब मैं मॉन्स्टर बना तो मैं एक तरीके से बच गया और इस बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की वजह से मैं अलग ही तरीके से सोचने लगा। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया था और मैं बहुत खुश भी नहीं था, जिसके बाद मेरे को लगा कि इस कॉस्ट्यूम को उतारना गलत रहेगा और इस कॉस्ट्यूम को नहीं उतार पाया था और फिर मैं मॉन्स्टर बन गया।
किया, जिसके बाद मेरे को असीम ताकतें मिली और मुझे मेरी कॉस्ट्यूम ने आजादी दी। लेकिन तुम्हारी हीरो कॉस्ट्यूम का क्या इसने तुम्हें कभी ताकत दी? कभी इसे पहन के तुम्हें आजादी महसूस हुई? क्या उसने कभी तुम्हें समझा? लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने ब्रेव जायंट रोबोट बनाया है वो तुम्हें ताकत देता है, तो इसलिए चाइल्ड एम्परर मेरे साथ चलो। लेकिन पीछे से यहाँ पे साइटामा आ जाता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर बनने से और बुरा बनने से तुम महान इंसान नहीं बन सकते। तो पेंगुइन बोलता है क्या ये गंजा यहाँ पे आया कैसे? तो वो कहता है मैंने दरवाजा खटखटाया और खुल गया। तो पेंगुइन कहता है ये तो एक माया जाल है, तुम इसके अंदर घुसे कैसे? तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और मेरे को खुसुर खुसुर की आवाज आ रही थी, तो मेरे को लगा कि तुम मेरे सर के बारे में बात कर रहे हो। जो भी है, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम क्या बात कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ तुम उस बच्चे से बहुत ज्यादा चेप हो रहे हो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो खुद करो, लेकिन अगर वो कोई गलत चीज हुई तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, और बच्चों को इन सब में मत घसीटो। तो यहाँ पे पेंगुइन डर जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा है कौन, क्या ये भी मेरी तरह कॉस्ट्यूम की बात सुनता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे साइटामा बोलते हैं नहीं, मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे काफी आवाजें आ रही है, तुम थे वो जो आवाज कर रहे थे। तो पेंगुइन कहता है ये बंदा बहुत रहस्यमय है और ये इतना प्रेशर क्यों दे रहा है मेरे को? तो साइटामा बोलता है कि मैं इस जमीन के ऊपर ही रहता हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शोर मचाते हो तुम। तो ये लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे पहले होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पेंगुइन एक तरीके से चाइल्ड एम्पर को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है, एक तरीके के हिप्नोसिस से। और पेंगुइन मन में बोलता है कि अगर मैंने इस बंदे को छुआ तो बहुत बुरा होगा, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पर से कॉन्टेक्ट करता है और यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन ने 2 बड़े बड़े रोबोट्स को हराया होता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि तुम उनके डिजाइन मटेरियल को मेरे टर्मिनल के साथ शेयर कर दो, हो सकता है कि ये मॉन्स्टर मेटल नाइट के सिस्टम से और भी कई मॉन्स्टर्स को बनाए, तो हमारे लिए आगे काम आसान हो जाएगा। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं अच्छा, मुझे लग ही रहा था ये काम आएगा, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे पता है मैं बड़ा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, मुझे तुम्हें शुक्रिया करना है बाकी सबकी तरफ से। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर को ये सुन के खुशी होती है कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो सच में कुछ मायने रखता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें मिल्क शेक पिलाऊंगा, चलोगे ना मेरे साथ? तो चाइल्ड एम्पर बोलते हैं हाँ जरूर, और ज़ॉम्बी मैन आप भी अपना ख्याल रखना, यहाँ मैं संभाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारी की सारी डेड बॉडीज को जिंदा कर देता है और ये सारे के सारे डेड बॉडी मॉन्स्टर्स या फिर मैं कहूँ ज़ॉम्बीज चाइल्ड एम्पर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड एम्पर कहता है तो क्या ये डेड बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है? तो फिनिक्स मैन बोलता है कि इन सबको पता है बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो है दिमाग। अब क्या मैं तुम्हारा सूट ओपन करके उनको तुम्हारा दिमाग खाने दूं, या फिर मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, ये रहा एक मॉन्स्टर सेल, इससे तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे चाइल्ड एम्परर। तो यहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स वगनमा के ऊपर भी हमला करने वाले होते हैं, लेकिन साइटामा उन्हें एक ही पंच में मार देता है और कहता है ये ज़ॉम्बीज कितने कमजोर है। और ये मॉन्स्टर सेल ब्रेव जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और चाइल्ड एम्परर के मुंह में घुसने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे साइटामा आगे बढ़ता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है तुम्हारी स्पीच कमाल की थी, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, एक हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता। एक हीरो होने की फीलिंग अंदर से आती है, ना कि किसी कॉस्ट्यूम से। भले तुम्हारे लिए ये सारी चीजें काम करती होंगी कि तुम्हें कई बाहर से शक्ति मिलती है, लेकिन मैं तो उस हीरो का एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ जिसकी तरह मैं हमेशा से बनना चाहता था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर ज़ॉम्बी मैन की तरह बनना चाहता होता है। तो यहाँ फिनिक्स मैन बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, बहुत टाइम पास कर लिया मैंने तुम्हारे साथ, और बदले के तौर पे मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर साइटामा से बोलता है ओ गंजू, वगरमा को यहाँ से दूर ले जाओ और कहीं जाके छुप जाओ, अलविदा ब्रेव जायंट। और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर ब्रेव जायंट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है और यहाँ पे इसमें ब्लास्ट होता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का पॉड ओपन हो जाता है। वो फिनिक्स मैन को इसके अंदर कैद करने वाला होता है, लेकिन फिनिक्स मैन तैयार हो जाता है चाइल्ड एम्परर पे हमला करने के लिए, लेकिन पीछे से साइटामा फिनिक्स मैन का हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे फेंकता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर भी पीछे जाके गिरता है और इस धमाके के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे वगनमा डर जाता है, वो कहता है कि वो मॉन्स्टर तो अभी भी खड़ा हुआ है और रोबोट के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? तो साइटामा यहाँ पे बैठ जाता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो जो बच्चा है रोबोट के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन बोलता है कि टाइमर खत्म होने से पहले ही तुमने रोबोट को तबाह कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें सच में लगता है तुम बिना सूट के मुझे हरा पाओगे? तो चाइल्ड एम्परर बोलते हैं कि सच बताओ तो तुम ही ऐसे बंदे हो जो सूट पे इतना निर्भर करते हो। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसता है, वो कहता है तुम तो बेवकूफ हो, तुमने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला भी किया तब भी मेरे को तुम छू भी नहीं पाए। और यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसने लग जाता है बहुत बुरी तरह। चाइल्ड एम्परर बताता है कि उसने अपना कॉम्पैक्ट रोबोट टिकल बग नंबर 3 फिनिक्स मैन के सूट में डाल दिया था और अब तुम चाहो तो अपना सूट उतार सकते हो, और अगर तुम नहीं उतारोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा गुदगुदी होगी कि तुम दम घुटने से मर जाओगे। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन कहता है कि इसको उतार दूं, मजाक
कर रहे हो क्या? ये बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम मेरी आत्मा है और मैं इसी के लिए जीता हूँ, मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा। तो यहाँ पे ऐसा करते करते एक धमाका होता है और वगरमा देख के बोलता है कि ये तो फट गया, इतना ज्यादा हंसा था क्या? तो यहाँ पे साइटामा बोलता है ऐसा कर कैसे सकता है ये? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर चिकमैन, जो कि काफी छोटा मॉन्स्टर होता है और इसका डिजास्टर लेवल वुल्फ से भी कम होता है। वो बहुत छोटा होता है, एकदम चूजे की तरह। यहाँ पे वगनमा उसको अपने पैर से कुचलने वाला होता है, लेकिन वो भाग जाता है। और यहाँ पे चाइल्ड पर चैन की सांस लेके यहाँ पे गिरने ही वाला होता है, लेकिन साइटामा उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो तो ऐसा नहीं है, असलियत में तुम एक बहुत बड़े हीरो हो। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर साइटामा को थैंक यू बोलता है और वो साइटामा को यहाँ पे पहचान जाता है। वो कहता है तुम तो वही हो ना, केप्ड बॉल्डी क्लास बी हीरो जो हमेशा डीमन साइबॉर्ग के साथ रहता है। तो यहाँ पे साइटामा बोलता है कि मुझे साइटामा बोलो, थैंक्स। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर मन में सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो लगा था कि डीमन साइबॉर्ग को इस मिशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर साइबॉर्ग का असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एनिमी बेस में? तो इसका मतलब डीमन साइबॉर्ग धोखेबाजी था। तो यहाँ पे साइटामा उस चूजे को लात मार के उड़ा देता है और यहाँ पे हमें दूसरी ओर हेलफायर फ्लेम और गेलविन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो फ्लैश से लड़ रहे थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए? शायद वो भाग गया होगा। ये लोग चाइल्ड एम्पर को देख के बोलते हैं ये तो क्लासेस हीरो चाइल्ड एम्पर है, लगता है काफी थका है, कितना कमाल का है ना, चलो अब इसकी ऐसी तैसी करते हैं। वो चाइल्ड एम्पर पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइटामा एक ही पंच में इन दोनों को उड़ा देता है। कहता है बस करो, और यहाँ पे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। चाइल्ड एम्पर देखता है कि ये तो क्लासेस क्रिमिनल्स हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही कनेक्टेड है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो साइटामा बोलते हैं सच में? तो क्या मेरे को प्राइज मनी मिलेगा क्या? शायद मेरे को उससे थोड़ा बारबेक्यू मीट खरीदने को मिल जाए। तो वगरमा कहते हैं कि लेकिन इसने थोड़ी ना उनको हराया है, वो तो वैसे भी बेहोश होने की कगार पे ही थे। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है हाँ वैसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था तो ज्यादा ताकत उनमें बची नहीं होगी। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि जो भी है ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं कंप्लेन करने आया था। तो चाइल्ड एम्पर मन में सोचते हैं कि सच में अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो इससे अच्छा झूठ बोल सकते हो तुम। इसके बाद चाइल्ड एम्पर बोलता है कि वैसे कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा, तो मैं इसको वैसे भी कुछ बताता नहीं हूँ। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि अब हम सरफेस पे वापस जा रहे हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो साइटामा बोलते हैं ठीक है, वैसे भी तुम बहुत थक चुके हो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर का अंडरडॉग मैन उसके पास आ जाता है, उसको सूंघते सूंघते, जिसे देख के चाइल्ड एम्पर काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हम इसकी मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। और ये सब अंडरडॉग मैन के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे अंडरडॉग मैन जंप करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साइटामा भी यहाँ पे पावर लगाता है और कूदता है और ये सीन ही मतलब अलग होता है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। चाइल्ड एम्पर खुद खुश हो जाता है कि मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे है अंडरडॉग मैन। और यहाँ पे अंडरडॉग मैन के खुद पसीने छूट चुके होते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कैसे। जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तो पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं या फिर मैं कहूँ ड्रैगन जैसे कुछ आते हैं, जिन्हें साइटामा एक ही पंच में मार देता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है वो क्या था? तो साइटामा बोलता है कुछ नहीं, उस पर ध्यान मत दो। लेकिन साइटामा मन में सोचता है कि वो तो सच में बहुत बड़ी सी चीज थी, क्या वही इतने शोर मचा रही थी? तो यहाँ पे हमें बस यही दिखाया जाता है कि साइटामा को बस ये ढूंढना होता है कि वो शोर कौन मचा रहा है और उसे किसी मॉन्स्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर वगनमा से पूछता है कि मॉन्स्टर्स ने सिर्फ तुमको ही अकेले पकड़ रखा था, किसी और को नहीं पकड़ रखा था, है ना? तो यहाँ पे वगनमा को टारियो का सीन याद आता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो टारियो के बारे में बताएगा तो चाइल्ड एम्पर उसे बचाने के लिए जाएगा, तो वो चाइल्ड एम्पर को कुछ नहीं बताता। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।